Iran has sent 400 highly accurate ballistic missiles to Russia. जो बेसिक्स होते हैं फॉरेन पॉलिसी के वो हमने भी समझे हैं। उसमें आपको अपनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नेशनल पार्क और जियो पॉलिटिक्स को समझना चाहिए। आपके यहाँ इतनी स्पेस है, खाली आप नहीं है। अरुंधति राय जो है उन्होंने हिंदुत्व के खिलाफ इतना लिखा है कि वो हिंदुस्तान में ही रहती हैं, वो कोई अमेरिका बरतानिया में नहीं रहती हैं। उन्होंने किताबें लिख दी, आर्टिकल लिख दिए, इतना बोला उन्होंने। ये कहने के लिए हमें जाके इधर अमेरिका में, बरतानिया में पनाह लेनी पड़ती है। चीन द्वारा एलएसी पर जो किया गया है उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। मैं आपके दोनों सवालों का जवाब देता हूँ, स्टार्टिंग विद जयशंकर। Russia, China and Iran have taken part in joint naval drills in a sign of deepening military cooperation. Iranian Foreign Ministry summons top Pakistani diplomat to protest against the missile attack. This after Pakistan launched retaliatory attacks in Iran, killing 9 people. और आप ऐसा करो, आप दो pronged अप्रोच करो। चाइनीज ने सलाह दी पाकिस्तानियों को, वो अप्रोच क्या होगी? ये जो लाइफ लाइन है इसको चोक कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा। जैसा कि हम सुन चुके हैं इसी हफ्ते के चीन के डिफेंस बजट के अंदर 7.2% का इजाफा हुआ। अब ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, ये गालिबन 5वां या 6वां बरस है जिसमें चीन के डिफेंस बजट में मसलसल 7% के बॉल पॉक फिगर से कभी 6.9%, कभी 7.1%, कभी 7% से इजाफा हो रहा है। 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 और अब ये 2024 में ये इजाफा देखने में आया है। इस इजाफे के बाद यूं तो चीन का बजट अब 232 बिलियन 232 बिलियन यूएस डॉलर्स है, और चूंकि अमेरिका का बजट इस बरस 840 या 42 बिलियन डॉलर होगा, तो ये अभी भी अमेरिका के बजट का 1/4 या 125% है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि चीन की जो मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और उसकी जो सैलरीज हैं वो अमेरिका के मुकाबले में कम है। इसलिए ये अगर अमेरिका के बजट का बराबर नहीं है तो ये फिर भी पेंटागन के बजट का एक कंपेरेबल बजट है। अब ये भी एक हकीकत है जो हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता चंद बरसों से कि चीन, अमेरिका और वेस्ट की चाइना कंटेनमेंट जो पॉलिसी है उसमें हिंदुस्तान, अमेरिका और वेस्ट के लिए एक सेंटर पीस है। और गुज़श्ता 10 बरस में, खास करके जब से मोदी सरकार हिंदुस्तान में आई है, चीन और हिंदुस्तान के दरमियान में जो टेंशन्स हैं उसमें बतदरीज इजाफा हुआ। 2017 का डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट और 2020 के गलवान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बाद से तो इंडियंस ये बिलीव करते हैं कि अभी भी चीनी फोर्सेस इंडियन टेरिटरी के अंदर ही बैठी हुई हैं। इसके साथ एक दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि पाकिस्तान 2021 के बाद से, जिसको ट्रेडिशनली तौर पे चाइनीज एलाय समझा गया, अब पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अमेरिका और वेस्ट के ऑर्बिट में नज़र आता है। और जो मौजूदा रजीम है वो तो अमेरिका और वेस्ट की फाइनेंशियल मदद के बगैर चल ही नहीं सकती है। ये डायनामिक्स है क्या? क्या चीन का जो अभी डिफेंस आउटलेट में इजाफा हुआ है इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं इस रीजन के लिए और जियो पॉलिटिक्स के लिए? इस पे बात करने के लिए मैंने इन्वाइट किया है अपने साथ प्रवीण सोहानी साहब को। हिंदुस्तान के, इंडिया के फॉरमोस्ट डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं, फोर्स मैगजीन के एडिटर हैं, कई किताबों के ऑथर हैं। उनकी लास्ट किताब जो है द लास्ट वॉर, उनकी लेटेस्ट बुक है। उससे पहले ड्रैगन ऑन द डोर स्टेप भी उन्हीं की किताब है। लेकिन चीन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के डायनामिक्स और जियो पॉलिटिक्स पे एक्सटेंसिवली प्रवीण सोहानी ने लिखा भी है, किताबें भी ऑथर की हैं। उनके इस हवाले से बहुत सी वीडियो डिस्कशंस और वीलॉग्स भी उनके एग्जिस्ट करते हैं। I extend a very warm welcome to Praveen Sohani to this discussion. Thank you. Thank you so much. प्रवीण साहब, आपने वक्त निकाला बड़े शॉर्ट नोटिस पे। ये जो चीन के बजट में अनप्रेसिडेंटेड इजाफा हो रहा है गुज़श्ता 5 बरस से, और फिर जैसे कि 7.2% इजाफा हुआ है, ये चाइनीज एम्बिशन को रिफ्लेक्ट करता है या ये चाइनीज डेस्परेशन है कि चीन महसूस करता है कि अमेरिका और वेस्ट ने उसको हर तरफ से सराउंड कर लिया है उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के रिस्पॉन्स में? देखिए, पहली बात तो जैसे आपने अभी खुद बोला है that the Chinese budget is about 1/5 of the American budget. 1/4. 1/4. Actually, it's 1/5 because you have to also see that when you look at the American budget, then you have to look at something like $300 billion, which is the veteran budget. So it actually crosses $1 trillion. But then we should not argue about it for the simple reason that the Americans today have close to 800 military bases across the globe, which is unprecedented. It's never happened before. 800 bases?
Yes, they have 800, about 760 to 800 bases around the globe. These are the bases that they have. So, Praveen sir, where is the So maximum concentration of these bases? now the maximum concentration today is in Southeast Asia against China. Oh, When you see their bases there, in fact, they are strengthening their bases in Western Pacific. But coming back to the Chinese budget point, now you see Chinese budget is still very small compared to the American budget. So the first thing it should strike us is that the Chinese are looking at a asymmetrical warfare. That right. means they want to beat or they want to create a deterrence against China, against America in an asymmetrical warfare. And this is what they call the informatized warfare and the intelligence-sized warfare, which is the use of artificial intelligence. Okay. Now, they want to do realistic training. Now, in a realistic training, you have to put a lot of money there in the training, and that is what they have been doing. But broadly, let me tell you, this money distribution that you are talking about, they have three major tasks to do, the Mm-hmm. PLA. Mm-hmm. One task is to maintain a deterrence against the Americans in the Western Pacific, which is what they are doing. And which is why the Americans today feel that the deterrence against, they are unable to deter PLA, and which is why now they have got their allies like Japan, South Korea, Philippines. They are making more bases. They are strengthening Australia. Australia. I mean, Australia is not in Western Pacific. I was just talking of this Western Pacific. You see, so they've got all these, then they are strengthening Guam. Long and short is, today the PLA has deterrence, created deterrence against their major adversary in Western Pacific. This is task number one. The second task, they have a huge commercial trade, which passes from right the Red Sea and it goes to the Chinese, and it's something like $4 trillion annually. Mhm. So they have to ensure the security of their sea lanes of communications. That is the second task. And the third task the PLA is doing is that in the Belt and Road, wherever the Belt and Road is, and today Belt and Road is in approximately 140 nations. So the Chinese infrastructure, Chinese people, Chinese interest, they have to be protected. But So Praveen, when you क्या हम ये कह सकते हैं, can we say this thing कि Chinese posture basically तौर पे vis-a-vis West एक defensive posture है. China is not an aggressive nation. West is aggressive on China because they see China as an ascendant challenging power. जो thesis है इसका Graham Allison का, जो दूसरी right thesis है. China is basically on the defensive. Can we say that? see, first of all, I don't agree at all with Professor Graham Allison's thesis. Okay. For the simple reason, he is talking of powers, big powers, which are, which have military contestation. What the Chinese have done is something unique in the history of the world. Really? वो किस sense में? वो sense क्या है? They are basically beating the Americans at their game. They are not playing the American game. And their game is Belt and Road Initiative. What they are offering the world is an entirely different perspective, and the Chinese are supported in this fully by the Russians. It's an entirely different perspective that they are offering prosperity and development to the nations. But Praveen साहब, अगर आप देखें जब से 2014 से ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अनलीश किया शी जिनपिंग ने, तो अमेरिकन्स ने 1-2 साल के बाद इसको अपना दुश्मन समझ लिया. पहले तो उन्होंने इसको इग्नोर किया. मुझे याद है अमेरिकन एम्बेसडर ने हमें 2015 में एक ब्रीफिंग दी इस्लामाबाद में और कहा कि हम वेलकम करते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इफ इट कैन हेल्प पाकिस्तान. और लेकिन उसके बाद हमें बहुत पता चला कि खुद इंडियन के जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, मुझे एक स्टेट डिपार्टमेंट से मेरी एक मीटिंग हुई इन द सेकंड पार्ट ऑफ 2015 इन वाशिंगटन व्हेन आई वाज विजिटिंग. तो मुझे स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा कि हम तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को पॉजिटिव समझते थे, लेकिन इंडिया ने हमें बहुत एनालिस्ट भेजे हैं, उनके एक्सपर्ट्स आए हैं, वो कहते हैं कि ये बहुत डेंजरस स्ट्रेटेजिक गेम प्लान है चाइना का.
और इट इज अ रिस्क, इट्स डेंजरस फॉर बोथ इंडिया एंड चाइनाज इंटरेस्ट। और आप देखिए 2016 के बाद से तो अमेरिकन ने एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अपने टारगेट पे रखा है बहुत ज्यादा। तो आप नहीं समझते कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी अमेरिकन और वेस्ट कंटेन कर रहे हैं हर तरफ, उसको फैलने नहीं दे रहे? देखिए, अमेरिकन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को नहीं रोक सकते हैं। अच्छा। अगर एक मुल्क, कोई भी मुल्क, अभी देखिए पूरी दुनिया में 193 नेशंस हैं। अगर उसमें से मान लीजिए 140 बेल्ट एंड रोड पर आ गए हैं, तो वो 140 मुल्क तो नहीं सोच रहे हैं ना कि ये हमारे लिए डेंजरस है। ये डेंजरस है अमेरिका के लिए और ये डेंजरस है इंडिया के लिए। इंडिया जो कि अब एक क्लोज पार्टनर बन गया है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका का। व्हाई इट इज डेंजरस फॉर देम? बिकॉज दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। इस वो तैयारी उन्होंने हमेशा करी है। उन्होंने दे वन द कोल्ड वॉर बिकॉज ऑफ द मिलिट्री पावर, बिकॉज ऑफ द डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद यूनिपोलर वर्ल्ड में दे वर डूइंग वॉर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड in the name of liberal democracy. Coups were happening, they were throwing powers. It was all about military power. उसी के मैंने रेफरेंस में आपसे कहा कि उनकी करीबन 760 से 800 उनकी मिलिट्री बेसेस है, उन्होंने बनाई हुई है। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये चाइनीज जो है, बिकॉज चाइनीज बिकेम द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। ये गलती अमेरिकन की थी। दिस वाज लैक ऑफ विजन। स्टार्टिंग 70s वहां पे क्या हुआ, एक कैपिटलिस्ट सिस्टम है अमेरिका के अंदर, तो उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज ऑफ चीप लेबर वो चाइना को दे दी। लेकिन 70s में नहीं किया उन्होंने, ये तो उन्होंने, ये तो 80s 90s चलता रहा, ये ये चलता 90s रहा। 90s में हुआ, हाँ, 90s। वो शुरू हो गया था, फिर वो चलता रहा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? इट इज द अमेरिकन्स हु हेल्प्ड चाइना टू बिकम अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 2001। बिल्कुल सही है। तो वो बन गए। उसके बाद क्या हुआ? अब चाइनीज एक मेहनती लोग हैं, तो वो इमिटेट करते करते, हम इमिटेशन बोलते थे, नाउ दे आर ऑन द पाथ ऑफ इनोवेशन। बट प्रवीण, उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी, जो मैंने अमेरिकन राइटिंग देखी है, उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जब चीन ग्लोबल ऑर्डर का हिस्सा बनेगा, ट्रेडिंग ऑर्डर का, तो चीन के अंदर जो प्राइवेट फर्म्स और कंपनीज होंगी वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के होल्ड को वीक कर देंगी और हमें एंट्री पॉइंट्स मिलेंगे। जो इनका तरीका होता है कि वेस्ट जो है वो हर मुल्क में घुसता है थ्रू एनजीओज, प्राइवेट कॉर्पोरेशंस, बैंक्स, मीडिया। वो हो नहीं सका। उनको जो डिसअपॉइंटमेंट है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो होल्ड है पावर के ऊपर, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। सो उनकी कैलकुलेशन गलत हो गई है, वो कोई मेहरबानी नहीं कर रहे थे चीनियों पे। देखिए, वही आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनका अजम्पशन, बेसिक अजम्पशन ही गलत था। उनका अजम्पशन ये था कि प्रॉस्पेरिटी चाइना में आएगी तो मुल्क में लोग जो है ज्यादा से ज्यादा कहेंगे कि हमें पॉलिटिकल फ्रीडम भी चाहिए, और दे विल बिकम लाइक अ वेस्टर्न डेमोक्रेसी। एग्रीड। अच्छा, अब इसमें दिक्कत क्या आ गई सबसे बड़ी? उन्होंने ध्यान से अगर चाइनीज का कल्चर समझा होता, चाइनीज आर 90% हैंड्स पॉपुलेशन, अगर उनका कल्चर समझा होता, उनकी थॉट समझी होती, तो उनकी समझ में आ जाता चाइनीज डोंट थिंक लाइक द अमेरिकन्स। फर्क उनकी क्या एक है? अलग सोच, बहुत बड़ी फर्क है। फर्क ये है, अब जैसे आपको ग्राउंड पे दिख रहा है इन दिस ग्रेट पावर कॉन्टेस्टेशन, जो उन्होंने कहा है हम कि हम बनाएंगे बेल्ट एंड रोड, दे आर सेलिंग प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट, और कर भी रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, अभी लास्ट ईयर अक्टूबर में थर्ड बेल्ट एंड रोड फोरम हुआ था। ये एक बहुत अच्छी बात है जिसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा, आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा। थर्ड बेल्ट एंड रोड फोरम के अंदर शी जिनपिंग ने फर्स्ट ऑफ ऑल दी अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है उसमें करीबन 54 नेशंस हैं। 52 नेशंस आर ऑन बोर्ड द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और सारे के सारे उनका बेल्ट एंड रोड फोरम के साथ साथ एक अफ्रीका चाइना समिट भी हुई। वो क्यों हुई? बिकॉज वो समझदार, उन्होंने समझदारी से काम किया। उन्होंने ये समझ लिया था कि ग्रेट पावर कॉन्टेस्टेशन के लिए हमें जाना चाहिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिनरल्स है, पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है बहुत ज्यादा यूरोपियन से और अमेरिकन से। तो वो पिछले 25 साल से वहां काम कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने 2016 में वहां पर जिबूटी पर अपनी मिलिट्री बेस भी बना ली। दैट इज द फर्स्ट मिलिट्री बेस, PLA की। अच्छा, अभी कमिंग बैक टू दिस फोरम में
Xi Jinping, he said that China will spend $106 billion over 5 years. किस चीज पे खर्चेंगे? अब उन्होंने कहा कि हम बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगे, वी विल डू स्मॉलर प्रोजेक्ट्स। And what does it अब ये mean? हाँ नहीं, अब स्मॉलर प्रोजेक्ट्स क्या है? These smaller projects are about digitization and Okay. they are about use of artificial intelligence. Hmm. That means जो उन्होंने वहां बनाने थे, पोर्ट्स बनाने थे, रेलवे लाइंस बनानी थी, वो उन्होंने बना दिया। उनकी कनेक्टिविटी, उनको हार्ड कनेक्टिविटी दे दी। अब उनको वो सॉफ्ट कनेक्टिविटी दे रहे हैं, जिसको व्हाट वी कॉल साइबर स्पेस सॉफ्ट कनेक्टिविटी एंड साइबर स्पेस हार्ड कनेक्टिविटी। तो ये अब वो अगले 5 साल में उन लोगों को देंगे। अच्छा, अब मैंने मुझे आप मैंने आपके जो वीडियोस हैं, वीलॉग्स हैं, जिसको आप बॉटम लाइन कहते हैं, बॉटम लाइन आपके जो वीलॉग्स हैं, वो भी मैंने सुने बहुत से, और मैंने आपकी राइटिंग्स भी बहुत सी पढ़ी हैं, जो हैं आपकी डिस्कशंस उस हवाले से। यू आर वेरी कंसर्न एंड वेरी वरीड दैट चाइना जिस तरह से स्ट्रेटेजिकली इंडिया के बॉर्डर्स पे मूव कर रहा है, इंडिया उसको थ्रेट को ठीक नहीं समझ रहा। और एक आपकी जो स्टेटमेंट है आपने, जो मेरा ख्याल एक है कि बिटवीन फिक्शन एंड फैंटेसी 10 years of Modi government foreign policy, आपका कहना यह है कि इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि चाइना और पाकिस्तान दोनों ही के बॉर्डर्स पे इंडिया को टेंशन है और तनाव की सी कैफियत है। ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी एक बॉर्डर पे होता था, दूसरे पे नहीं होता था। तो आप समझते हैं कि मोदी जी की पॉलिसी जो है, यानी प्रधानमंत्री की जो पॉलिसी है, वो गलत है, लेकिन उनकी असम्पशन क्या है? उनकी असम्पशन यह है कि अमेरिका और वेस्ट के साथ अगर हम चलेंगे तो हमारा ओवरऑल जो ग्लोबल साइज और कद और काट है उसमें इजाफा होता है। सो इंडिया की भी अपनी एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। आप उस स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से एग्री नहीं कर रहे? देखिए, मैं उससे एग्री नहीं करता हूं, बट ऑब्वियसली इंडियन सरकार की आज एक पॉलिसी है, और उनकी पॉलिसी ये है कि जहां तक दोनों बॉर्डर्स हैं, दोनों बॉर्डर्स आज लाइव हैं, समझ ये है इंडियन मिलिट्री लीडरशिप की कि हम दोनों बॉर्डर्स पे लड़ाई कर सकते हैं। देखिए, इसमें दिक्कत क्या आ रही है, अब आप लॉजिक लगाइए। अगर अमेरिका को दिक्कत हो रही है पीएलए से लड़ने में इन वेस्टर्न पैसिफिक, हाउ कैन द इंडियन मिलिट्री फाइट द पीएलए? ये लॉजिक की बात। नहीं, लेकिन अमेरिका को कैसे दिक्कत हो रही? अमेरिका का तो जो मिलिट्री एज है चीन पे वो बड़ा क्लियर है। नहीं, दिक्कत ये कहाँ से? नहीं है ना, ये एक गलतफहमी है अमेरिकन एनालिस्ट के बीच में। रियली? उसका एविडेंस उसका ये है कि व्हाट यूज्ड टू बी कॉल्ड द अमेरिकन डिटरेंस under Secretary of Defense Lloyd Austin, they have converted that into integrated deterrence. ये टर्म यूज हो रही है। ओके। इंटीग्रेटेड डिटरेंस का मतलब ये हुआ कि हम इजाफा करेंगे हमारी बेसिस में, इन जापान, इन साउथ कोरिया, इन फिलीपींस। कहने का मतलब ये है हम इनको ट्रायंगुलर उसमें लाएंगे सो दैट वी आर एबल टू डिटर द पीएलए। अच्छा, डिटर क्यों करना है? डिटर करना बहुत जरूरी है पीएलए को अमेरिकन थिंकिंग के हिसाब से। और जो आप पहले, मैं आपका जवाब दे दूं कि वो क्यों दिक्कत हो रही है। देखिए, अमेरिकन फोर्सेस को आना पड़ता था बहुत थाउजेंड्स ऑफ माइल्स से, पीएलए तो वहीं बैठा हुआ है। इसलिए उन्होंने क्या किया, व्हेन द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन पावर, आपने सुना होगा, दे स्टार्टेड टॉकिंग ऑफ रीबैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस, कि हम पिवट करेंगे यहां पर। पिवट टू आज एशिया। की डेट में, करेक्ट, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ चाइना। अभी वो क्या कर रहे हैं, चाइना जो है वो साउथ चाइना सी के अंदर इट वांट्स अनइम्पीडेड ट्रेड। उसका जो कमर्शियल ट्रेड है, उसका ये कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई खतरा पैदा ना हो। तो वो कर रहे हैं। अब ये खतरा बढ़ रहा है क्योंकि अमेरिकन चाहते हैं कि वो इसमें कंस्ट्रेंड रहे। अब आप मुझे बताइए, जब अमेरिका और चाइना दे आर इन अ कंटेस्टेशन ऑफ द सेंचुरी, दोनों, क्या अमेरिका वेस्टर्न हेमिस्फीयर में किसी दुश्मन को वहां बेस बनाने देगा? क्या वो वहां खतरा चाहेगा कि हो जाए? नहीं अच्छा, चाहेगा। मैं इसी चीज पे आना चाह रहा था। यू विल रिमेंबर दिस थिंग कि मिड 19th सेंचुरी में यूएस जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जो मोनरो डॉक्ट्रिन है, जब उस वक्त की जो इंपीरियल पावर्स थी, ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस, उनको वार्न किया अमेरिका ने कि आपका ये जो लैटिन अमेरिका है, ये हमारा जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है, हैंड्स ऑफ दिस। तो वो मिड 19th सेंचुरी वो पॉइंट है जहां पे अमेरिका ने पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट का चौधरी होने का जो कंट्रोल है वो उन्होंने संभाल लिया। दे बिकेम द डोमिनेंट पावर।
चाइना तो अभी तक अपने साउथ चाइना सी, ताइवान और अपने गिरदोनवा और अपने इमीडिएट बॉर्डर्स में फंसा हुआ है। अमेरिका वियतनाम के साथ भी बैठा हुआ है, अमेरिका साउथ कोरिया में भी बैठा हुआ है, उसके वियतनाम से भी रिलेशनशिप है, उसके सिंगापुर से भी रिलेशनशिप है, उसके ऑस्ट्रेलिया से भी रिलेशनशिप है, उसके जापान से भी रिलेशनशिप है। और इंडिया जो है वो अमेरिका की चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी का सेंटर पीस है। तो चाइना अनलाइक अमेरिका जो अपनी अपनी दुनिया में इंडिपेंडेंट है, लेकिन अमेरिका तो चाइना को कंटेन कर रहा है चाइना के बॉर्डर्स के करीब। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब चाइना तो ग्रेट पावर बन ही नहीं पा रहा, उसको उन्होंने दबा के रखा। देखिए, चाइना बन चुका है ग्रेट पावर, यही अच्छा। जो है ना, एक नजरिया वॉशिंगटन का थोड़ा अलग है। वॉशिंगटन की जो फॉरेन पॉलिसी भी है मेरे हिसाब से, वो वहां की डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाता है। दो तो बनाता यू है। सी, हाँ, वो जो उनकी सिक्योरिटी सिस्टम है पूरा बना हुआ, हथियार हमें बेचने हैं, हथियार है, लड़ाई है, अमेरिका इज स्टिल फिक्सेटेड ऑन दैट। चाइना वो नहीं कर रहा है। चाइना क्या कर रहा है? चाइना, जैसे मैंने आपसे बताया, 193 नेशंस हैं दुनिया में। अब आप देखिए इसमें ग्लोबल साउथ कितना है। ग्लोबल साउथ इसका 80% है ऑफ हम्म। दीज नेशंस। ग्लोबल साउथ क्या है? ग्लोबल साउथ आर द डेवलपिंग, लेस डेवलपिंग एंड द अंडर डेवलप्ड नेशंस। मिसाल के तौर पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पूरा, ये सारे जो है चाइना के साथ है, बिकॉज दे आर ऑन बोर्ड द बेल्ट एंड रोड। इंडिया को छोड़ दीजिए। तो अब देखिए इसको, अगर आप इस बात को देखिए इस पर्सपेक्टिव से, अमेरिका जो था एक टाइम पे, जबकि यूनिपोलर वर्ल्ड था, अमेरिका वाज द मास्टर, इट वाज कॉल्ड अ सुपर पावर। हम्म। ग्रेट पावर नहीं था, वो सुपर पावर था। क्यों था? उसके पास मिलिट्री पावर बेस्ट इन द वर्ल्ड थी, इकोनॉमिक पावर बेस्ट इन द वर्ल्ड थी, फाइनेंशियल पावर बेस्ट इन द वर्ल्ड थी, और उसके पास टेक्नोलॉजी पावर, विच इज इनोवेशन पावर, वो बेस्ट इन द वर्ल्ड थी। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो डिजिटाइजेशन, इंटरनेट, ये सब अमेरिका में हुआ है। देखिए अभी कहाँ अब फर्क पड़ गया, अभी भी तो अमेरिका को एज भाई है। भाई, मैं आ रहा हूँ ना, अभी मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा आपके व्यूअर्स को मैं थोड़ा एक तरतीब बार ये समझा दूं। थैंक यू। अभी क्या हुआ है? अभी क्या हुआ है कि इकोनॉमिक पावर जो है वो अब अमेरिका नहीं रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब, कोई भी ग्लोबल सप्लाई चेन दुनिया की नहीं है जिसमें चाइना नहीं है। अब आप खुद देख लीजिए, पहले अमेरिकन और यूरोपियंस बात कर रहे थे कि हम डीकपल करेंगे, फिर बोला डी रिस्क करेंगे। और आप प्लीज चेक कर लीजिए ट्रेड क्या है, बायलैटरल ट्रेड बिटवीन अमेरिका एंड चाइना टुडे, इट इज वेरी हाई। सी द क्लोज टू, ट्रेड बिटवीन, नहीं वो तकरीबन $800 बिलियन का है, और वो चाइना के फेवर में है ज्यादातर। उसमें तो अमेरिका का भाई सिर्फ। होगा ही, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो वहां हो रही है। अच्छा, शिप बिल्डिंग सबसे बड़ी चाइना के पास है आज, सबसे बड़ी मैरिटाइम मिलिशिया चाइना के पास है, सबसे बड़ी कोस्ट गार्ड चाइना के पास है। पर ये डिटरेंस के लिए है। जो चाइना का विजन है वो एंटायरली डिफरेंट है। मैं आपको बताऊं उसके विजन के 4 मोटे मोटे पॉइंट्स। उसका विजन क्या है? एक तो है बेल्ट एंड रोड, कि मैं आई विल नॉट सॉर्ट ऑफ लुक फॉर अ राइज, आई विल लुक फॉर अ एसिमेट्रिकल राइज। राइट। उनकी, हाँ, उसकी कैसे हुआ? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, दैट इज एसिमेट्रिकल, बिकॉज उसको मैच नहीं कर सकते हैं अमेरिकन। हम्म। अमेरिकन ने कभी आज तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया कहीं पर। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड का सबसे अच्छा जो है वो ये बनाते हैं चाइनीज। दूसरा देखिए उन्होंने क्या किया, 2013 के अंदर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बताया गया था, शी जिनपिंग अनाउंस दैट इन कजाकिस्तान। उससे पहले ही मेट विद पुतिन, हम्म। एंड टुडे द टू विजन्स अबाउट कनेक्टिविटी। देखिए, अगर आपको प्रॉस्पेरिटी डेवलपमेंट चाहिए, आपको कनेक्टिविटी चाहिए, वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो अभी क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और पुतिन की विजन ऑफ ग्रेटर यूरेशिया, हम्म। उन दोनों को मिक्स कर दिया गया है। तीसरा देखिए, उन्होंने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाके सबसे पहले 25 साल पहले काम शुरू कर दिया उसकी डेवलपमेंट का। और फिर 2016 में जब काफी डेवलपमेंट कर ली, वहां पर वो मिलिट्री बेस बना दी जिबूटी में। हम्म। और आज की डेट में जो रशियंस हैं, सबसे ज्यादा आर्म्स जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में दे रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात चौथी, वो इनोवेशन का सेंटर बन गए। हम्म। यू सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इजाद, जो बेसिक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, वो अमेरिका में होता है, पर उसकी कमर्शियलाइजेशन चाइना कर रहा है। हाँ लेकिन चाइना ये, इज कमिंग हाँ अप विद एप्लीकेशंस ऑफ अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस वक्त जो ये
चैट जीपीटी 2 और एआई 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2 का वर्जन आया है, आप समझते हैं इसमें अमेरिका की कंपनीज लीड नहीं कर रही हैं? क्या चाइनीज उनको compete कर रहे हैं इसमें एआई के अंदर? इसमें अमेरिका लीड कर रहा है। मैंने जैसे आपसे कहा, इनोवेशन सेंटर आज भी अमेरिका है। बट अमेरिका की प्रॉब्लम क्या हो गई है, अमेरिका ने ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे ये सोचा था कि देखिए हम जो है वी विल compete विद चाइना इन द टेक्नोलॉजी रेस, हम compete करेंगे। देन दे रियलाइज कि कंपटीशन बहुत मुश्किल हो रहा है। व्हाई? बिकॉज whereas the hardware and the software was coming from America, चाइना एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन में उनसे आगे निकल गया था। अच्छा, मैं एक चीज चाइना मुझे थोड़ा सा एक कहना है। देखिए, हवावे का सारा चैप्टर आपको पता है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि मेरी बेटी के पास कोई हवावे का फोन है, ये पता नहीं क्या है। अमेरिका में कोई चीज नहीं मिल रही हवावे से की कॉम्प्लीमेंट्री, यानी हवावे की घड़ी नहीं मिल रही है, हवावे की यानी फोन अवेलेबल नहीं है। और अमेरिकन्स हैव इंश्योर्ड दिस थिंग कि हवावे की कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजी किसी भी किस्म की वेस्टर्न वर्ल्ड से खत्म हो चुकी है, वेस्टर्न यूरोप से खत्म हो गई है, यूके से खत्म हो गई है। आपको पता है हवावे को बहुत से प्रोजेक्ट्स दिए गए थे टेलीकम्युनिकेशन के, यूके में बहुत से प्रोजेक्ट्स थे जो चाइनीज ने करने थे, सब कैंसिल हो गए हैं। अभी आपने देखा है इसी हफ्ते एज वी स्पीक, पिछले 3 दिन में अमेरिकन जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, उन्होंने एक बिल पास कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि टिकटॉक को या तो सेल किया जाए अगले 5 महीने में, या इसको आप बैन करते हैं। ठीक है, तो जितनी टेक्नोलॉजिकल बैकबोन है चाइनीज कंपनीज की, उसको वो वेस्टर्न वर्ल्ड से वो ये समझते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड की वजह से ये थ्राइव कर रही है। हालांकि टिकटॉक के 170 मिलियन लोकल अमेरिकन यूजर्स हैं और 7 मिलियन उसके कंटेंट प्रोड्यूसर्स हैं। लेकिन वो बड़ी बड़ी सख्त और कहानी उन्होंने बना ली है उसकी कि ये सिक्योरिटी का इशू था, सब कुछ था। तो ये तो चाइना को कंटेन कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कंटेन नहीं कर रहे? देखिए, मैं अभी जैसे आपसे आई विल गो बैक टू द पॉइंट दैट आई मेड। इफ 80% इज ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल साउथ इज राइजिंग, बट ग्लोबल साउथ इज एंड पुअर है नो ना, नो नो पैसा नो तो नो अमेरिका के और वेस्ट के पास। खत्म करने दीजिए ना बात को पूरी, 1 मिनट। पुअर नहीं है। अब आप जाइए ब्रिक्स पर, अब आप जाइए न्यू डेवलपमेंट बैंक पर, अब आप जाइए कि कैसे नाउ द डॉलर हैज बीन चैलेंज्ड एज द लीडिंग करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, कैसे लोकल ट्रेड हो रहा है, कैसे जो अब जो है बिकॉज अब कनेक्टिविटी आ गई है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अफ्रीकन नेशंस आर नॉट बीइंग एक्सप्लॉइटेड। सो दे से कि हम भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग चाहते हैं, जो हमारी चीजें यही बननी चाहिए। कहने का मतलब है यही दुनिया बदल रही है। वो पुअर जो आप बोल रहे हैं वो था यूनिपोलर वर्ल्ड, वो Okay. यूनिपोलर वर्ल्ड था। आज देखिए जब ब्रिक्स की 15th मीटिंग हुई थी जोहानसबर्ग में, मैक्रॉन जो प्रेसिडेंट है फ्रांस के, उन्होंने ही हैड शोन अ इंटरेस्ट टू जॉइन दैट, बट कलेक्टिवली इट वाज सेड दैट नो वी डोंट वांट देम। अब मैं आपको हुआवे की बात बताता हूँ। हुआवे जो है आज की डेट में 5 तो खैर नहीं, 5.5 जी जो है जनरेशन, फिफ्थ 5.5 जनरेशन ऑफ वायरलेस कनेक्टिविटी, उसको रोल आउट कर दिया है चाइनीज ने अमेरिकन से पहले। इसकी क्या इंपॉर्टेंस क्या है? उसकी इंपॉर्टेंस ये है, पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर कनेक्टिविटी, साइबर कनेक्टिविटी, उसकी ये बैकबोन है। जो हवावे को जो फर्क नहीं पड़ा अमेरिका से किक नहीं, आउट उसको होने नहीं से? पड़ा, क्योंकि मैं जैसे आपसे कह रहा हूं ना, इन मुल्कों में वहां दे रहा है, तो होगा क्या इवेंचुअली वी विल बी लुकिंग एट। देखिए मेरी असेसमेंट से परहैप्स बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड, बाय 2030 दुनिया कैसे लगेगी? आज सब बोल रहे हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड है, डिसरप्शन है, वी आर बिटवीन ऑर्डर्स। ओके, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। अच्छा, आप देखिएगा बाय 2030 देयर विल बी अ ग्लोबल नॉर्थ एंड देयर विल बी अ ग्लोबल साउथ। वो क्यों होगा? वो टेक्नोलॉजी के कारण डीग्लोबलाइजेशन। इंडिया कहाँ जाएगा, ग्लोबल साउथ में, ग्लोबल नॉर्थ में? यही मैं बार बार लिखता रहता हूं कि अब सरकार की हमारी फॉरेन पॉलिसी है कि हम जाना चाहते हैं अमेरिका के साथ। मैं ये कहता रहता हूं कि देखिए जनाब, आपकी जो जियोग्राफी है, राइट। जब आप फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, ज्योग्राफी का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। आपकी ज्योग्राफी यहाँ है, हिस्ट्री आपकी यहाँ है, आपके 2 डिस्प्यूटेड बॉर्डर हैं, आप उनका कोई ना कोई हल निकालिए। बिकॉज जब तक हल नहीं होगा मिलिट्री बॉर्डर्स का,
आप कभी भी तरक्की पे नहीं देखिए जाएंगे। प्रवीण, आपकी आपके साथ This is बात my करने के लिए तो कई घंटे चाहिए मुझे, इतने इश्यूज आपने खोल दिए। देखिए मैं पढ़ रहा था हेनरी किसिंजर, मरहूम हेनरी किसिंजर की किताब ऑन चाइना। उसमें मैंने शुरू के चैप्टर्स में पढ़ा कि माओ जेतुंग ने जो 62 में भी कॉन्फ्लिक्ट किया, वो बेसिकली नेहरू को, इंडिया को ये मैसेज देने के लिए था कि हमारे बॉर्डर्स कॉमन है और तुम एक हद मतलब तुम्हें हमारे साथ रहना है। और अभी जो दोबारा का कॉन्फ्लिक्ट था, जो 2020 गालवान का कॉन्फ्लिक्ट है, जिसको आपने बहुत एनालाइज किया, उस पर आपने बहुत लिखा, उसके बारे में भी किसेंजर का व्यू ये था, किसेंजर का व्यू ये था कि चाइना, बहुत अजीब थिंकिंग है उनकी, देर सिग्नलिंग टू इंडिया कि भाई आपको हमारे साथ रहना है, आप वेस्ट के साथ ना जाएं। सो इन अदर वर्ड्स यह है कि चाइना की जो इंटेंशंस हैं इंडियन टेरिटरी में, जिसको आप बहुत खौफ से, या बहुत आपने उसके बारे में लिखा, बार बार वार्न करते हैं इंडियन मिलिट्री को, अमेरिकन एनालिस्ट जो है जैसे जॉन मर्शाइमर है और ये किसेंजर हैं, इनका व्यू ये है कि कोई सीरियस पॉसिबिलिटी नहीं है चाइना इंडिया कॉन्फ्लिक्ट की। चाइना सिग्नलिंग करता है इस पूरी चीजों से। आप तो इसको एक वॉर की शक्ल में देख रहे हैं। चीन सिग्नलिंग कर रहा है इंडिया को कि भाई तुमने हमारे साथ रहना है और हम और तुम पार्टनर हो सकते हैं इस ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि नॉट ओनली चीन, रशिया भी चाहता है कि ज्योग्राफी के हिसाब से आप हमारे साथ रहिए। यू आर पार्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, यू आर द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ब्रिक्स, यू आर देयर इन द न्यू डेवलपमेंट बैंक। आप यहाँ रहिए और वी विल ऑल प्रॉस्पर टुगेदर। अब हमने तय किया है, हिंदुस्तान की सरकार ने, कि हम ये नहीं चाहते हैं। अब बात आई जो दूसरी आपने बोली लड़ाई की। देखिए, वो सिग्नलिंग नहीं होती है। अमेरिकन का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। उनका पर्सपेक्टिव है, वो देख रहे हैं वेस्ट पैसिफिक को, वो देख रहे हैं ताइवान, वो देख रहे हैं साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी। देखिए, उन जगहों पर जब दो मेजर पार्स इन्वॉल्व होती हैं, तो तब दोनों में से कोई पार जो है कैन नेवर बी श्योर कि वो लड़ाई जीत जाएगी। आप लड़ाई पे क्यों करते हैं? आप लड़ाई तब करते हैं बिकॉज आपके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव बातचीत से वो नहीं हो रहे हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं। So you want to achieve what you could not achieve by political means through military means. अगर आप मिलिट्री मीन्स पे वॉर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और आप ऑब्जेक्टिव्स नहीं हासिल कर पा रहे हैं, तो साहब क्यों लड़ाई लड़ेंगे? सो व्हाट द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, उस एरिया में जो भी हॉट पॉइंट्स हैं, वहां दो मैच्ड ग्रेट पार्स हैं, वो लड़ाई नहीं करेंगे। बट एज फार एज इंडिया एंड चाइना इज कंसर्न्ड, वी आर अ ग्रेट पावर एंड अ मिडिल पावर। नहीं नहीं, तो अगर अच्छा, ये अगर अगर चाइना इंडिया को वार्न करने का सिग्नल नहीं कर रहा है, चाइना की इंडिया की टेरिटरी पे कोई इंटेंशंस नहीं है, आपका जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है वो तो बड़ा लिमिटेड किस्म का है, बिकॉज चाइनीज कहते हैं कि उन्होंने वो ब्रिटिश जो डिमार्केशन थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इंडियन ऑथर्स भी उसके बारे में लिखते हैं। तो ये तो एक बड़ा सेल्फ कंटेन्ड बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है, ये कोई एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। नो नो नो, आई एम इंटरप्टिंग यू हियर। और सिग्नलिंग क्या चाहिए है कि वो बार बार चाइनीज बोलते रहते हैं कि देखिए, अरुणाचल प्रदेश इज साउथ तिब्बत, हमारी एरिया है। अरुणाचल प्रदेश इज 92,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ टेरिटरी, एंड नाउ दे आर सेइंग लद्दाख बिलोंग्स टू अस। अभी हमारे प्रधानमंत्री गए थे नहीं, पूरा लद्दाख तो नहीं अरुणाचल कह रहे प्रदेश। ना, वो तो कुछ एरिया कह रहे हैं नहीं, लद्दाख का। पूरा लद्दाख आज बोल रहे हैं। आफ्टर वी हैव क्रिएटेड दिस यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, और उसमें हमारे होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बोला है 6 जनवरी 2019 को, उन्होंने बोला है कि लद्दाख के अंदर अब अक्षय चिन्ह होगा। तो उन्होंने आके, चाइनीज बैठ ही गए अंदर, एंड नाउ दे आर ओपनली क्लेमिंग कि लद्दाख भी हमारा है। वो दोनों 77 ईयर्स से अक्साई चिन और लद्दाख आपके पास है। चाइना ने 77 साल से कुछ नहीं किया, मतलब नहीं सडन। नहीं, अक्षय चिन्ह इज विद देम फिजिकली, इट इज नॉट विद अस। लद्दाख तो है ना 77 ईयर्स से। हाँ, लद्दाख इज है, बट ये इसलिए किया है, दिस इज इन रिटेलिएशन टू द क्रिएशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, सो क्योंकि वो एक अकॉर्ड ओपन बॉर्डर था, वो तो एक व्हाट ओपन बॉर्डर। तो व्हाट आर द चाइनीज इंटेंशंस देन अकॉर्डिंग टू यू? नो, चाइनीज इंटेंशन इज दे वांट पीस। अच्छा, चाइनीज, दूसरी एक बात मैं आपको बताता हूँ, चाइनीज की एक खास बात क्या है जो और किसी की नहीं है। चाइनीज कैन नेगोशिएट एंड दे कैन शो मिलिट्री मसल एट द सेम टाइम, वो दोनों काम कर लेते हैं। तो ये ग्रे जोन ऑपरेशंस कर रहे हैं वो, हमारी ग्रे लाइन जोन, ऑफ कंट्रोल। ग्रे जोन ग्रे ऑपरेशन, जोन, व्हाट आर ग्रे जोन्स ऑपरेशन? ग्रे जोन ऑपरेशन होता है एनी ऑपरेशन जिसमें कि आपके शॉट्स फायर ना हो, हॉट वॉर ना हो। अभी गलवान भी जो था, वहां पत्थर मारे गए, धक्का मुक्की हुई, दोनों साइड ने गोली नहीं चलाई, उन्होंने भी नहीं चलाई, लड़ाई वो भी नहीं चाहते। वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि दे आर टॉकिंग ऑफ देयर पीसफुल राइज।
तो उनका जो नैरेटिव है वो खराब हो जाएगा पीसफुल राइज का। फिर वो जो ग्लोबल साउथ नेशंस है उन पे वो नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, दे विल नॉट ट्रस्ट द चाइनीज। नहीं, लेकिन ग्रे सो जोन में व्हाट तो आपने अपने एक वीलॉग में कहा कि पाकिस्तान के साथ शुरू में मोदी सरकार ने फैसला किया कि ग्रे जोन ऑपरेशन होंगे, लेकिन बालाकोट तो ग्रे जोन ऑपरेशन नहीं था, और जो काउंटर स्ट्राइक्स हुई वो ग्रे जोन तो नहीं थे, वो तो हॉट हॉट एक्सचेंजेस थे, काइनेटिक था। देखिए, जब उसमें भी क्या होता है ग्रे जोन में, अगर आप मिलिट्री टारगेट को नहीं हिट कर रहे हैं, हमने जब बालाकोट किया, वी मेड इट वेरी क्लियर, इंडियन एयरफोर्स मेड इट वेरी क्लियर दैट वी आर हिटिंग टेररिस्ट। एक्सप्लिसिटली सरकार ने बोला, हमारे स्पोक्स पर्सन ने बोला दैट दिस इज अ नॉन मिलिट्री टारगेट। अच्छा, पाकिस्तान ने अगले दिन किया ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। उसका रीजन था, उसका रीजन ये था कि वो भी नहीं चाहते थे यहाँ पर कोई ज्यादा वो हो, मतलब इट वाज अ वेरी डेंस एरिया जहाँ पे उन्होंने फेंके हैं बॉम्ब, वो बहुत डेंस एरिया है, वहाँ बहुत ज्यादा डेंसिटी है मिलिट्री की। बट द पायलट्स वर गुड इनफ, पाकिस्तान एयरफोर्स के, क्योंकि उनको ये दिखाना था दैट देखिए ये लड़ाई की बात है, दैट एट द ऑपरेशनल लेवल ऑफ वॉर वी आर मैच्ड विद यू। अब यहाँ पे कई एनालिस्ट ने कहा कि साहब आपने बालाकोट किया तो वो जो थे आर्टिलरी फायर कर सकते थे, नहीं, बिकॉज यू हैव वायलेटेड देयर एयर स्पेस, सो दे हैड टू शो दैट द ऑपरेशनल लेवल ऑफ वॉर वी आर मैच्ड, तो उन्होंने वो किया। From दिस a इज ऑल I had spoken to in the old days when I was very close to my own establishment. I had spoken to some of the senior most people on that issue. Some of the senior most people, उससे ऊपर हो नहीं सकता कोई। उनका कहना ये था कि India and Modi Sarkar were looking for a reset, a strategic reset in South Asia, just like Israel had actually sought ने gain कर लिया जब उन्होंने ऑसरिक पे अटैक किया 1981 में इराक में, न्यूक्लियर रिएक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया, और उसके बाद से इराक और सीरिया की और लेबनान की जो एयर स्पेस है उसमें इसराइल के पास डोमिनेंस है। आप देखते हैं कि इसराइल अटैक करता है, कोई सीरियन इराकी जहाज उठते नहीं है, लेबनान उसको रोक नहीं सकता, जॉर्डन में वो करते नहीं है, वो भी रोक नहीं सकता उसको कोई। सो दैट वाज मोदी सरकार का विद द टैसिट अप्रूवल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, ये एक स्ट्रेटेजिक रीसेट सीख कर रहे थे, इसलिए इसको स्ट्रेटेजिक रीसेट का रास्ता जो है वो पाकिस्तान ने रोका है। वो इसको ऐसे देखते हैं। नहीं, आई डोंट थिंक देयर इज अ You don't think रीसेट, it was a मतलब strategic reset? देखिए स्ट्रेटेजिक रीसेट तो हुआ है, बट योर इंटरप्रिटेशन आई डोंट एग्री विद दैट, आई जस्ट एक्सप्लेन दैट कि पहली बात तो उस रीसेट के अंदर कोई रोल नहीं था अमेरिकन का और यूरोपियंस का। व्हेन आई से रीसेट, व्हाट इज द रीसेट? रीसेट इज इन माय असेसमेंट द की इशू फॉर द मोदी गवर्नमेंट इज हमें एक हिंदू राष्ट्र बनाना है, और हिंदू राष्ट्र के लिए कौन दुश्मन होगा वो बहुत क्लियर है। तो पाकिस्तान को तो दुश्मन होना ही था, ठीक हो गया। पर It हम fits. लड़ाई It भी नहीं fits into करना the चाहते, narrative. हम लड़ाई भी नहीं करना चाहते पाकिस्तान के साथ। अगर हम लड़ाई भी नहीं करना चाहते तो हम क्या करेंगे? हम फिर वो सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हम बालाकोट करेंगे, जो ग्रे जोन ऑपरेशन में होगा, बिकॉज हम कह देंगे कि साहब हमने तो नॉन मिलिट्री टारगेट्स पे, टेररिस्ट पे अटैक किया है। अच्छा, But हाँ, तो sir, देखिए 2016 में इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे, मोदी सरकार ने समथिंग लाइक 200 किलोमीटर्स के ऊपर फायर खोला, जो पता नहीं कितने घंटे चलता रहा। वो काइनेटिक था, उसको कैसे कहते हैं कि वो ग्रे जोन में था? इट वाज हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर ऑन बोथ साइड्स। हमारा 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 जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का है वो रिश्ता एक अलग है। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ ग्रे जोन इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। नाउ जो रीसेट किया है मोदी सरकार ने, पहले कभी हमने ये सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करी, रेड्स होते थे, मतलब इससे भी खराब चीज होती थी। ये होता था कि पाकिस्तान की पोस्ट हम रेड कर देते थे, वो हमारी पोस्ट रेड कर देते थे आकर। ठीक है। यू सी, ये सब कुछ होता था पहले 90s में, बहुत हुआ है ये। पर रीसेट ये हुआ कि हमने उसका नाम दे दिया, साहब ये सर्जिकल स्ट्राइक कर दी हमने, और हमने बालाकोट कर दिया। रीसेट ये हुआ और हमने कह दिया कि साहब ये सिर्फ जो है ये टेररिस्ट टारगेट पे हमने किया है, तो इट्स अ ग्रे जोन ऑपरेशन, और पाकिस्तान भी लड़ाई नहीं करना चाहता है, तो उसने अच्छा, कहा ठीक है। अब एक चीज हुई कि पुलवामा और बालाकोट के बाद पाकिस्तान में तो कोई इसके ऊपर एकेडमिक डिस्कशन, डिबेट नहीं हुई, कोई रीथिंक नहीं हुई, लिखा नहीं गया। इंडिया में बड़ी सोल सर्चिंग हुई है। आई मीन यू नो, लॉट हैज बीन पब्लिश्ड इन इंडिया, इट हैज बीन डिस्कस्ड एवरी ईयर। और व्हाट इज हिज नेम, द मलिक, सत्यपाल मलिक, द गवर्नर, द फॉर्मर गवर्नर ऑफ JNK, हाँ, सत्यपाल सत्यपाल मलिक।
सतपाल मलिक, राइट? सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक। सतपाल मलिक का जो इंटरव्यू है, सतपाल मलिक का जो इंटरव्यू है वायर के ऊपर, अगर आप उसको देखें, उसको तो देख के ऐसा लगता है कि वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी को पता था कि ये हमला होने वाला है और इसमें कुछ अंदर इंटरनल घपला है किसी चीज के अंदर। और पाकिस्तान में तो शुरू से ये व्यू था कि जो 14 फरवरी का पुलवामा का हमला हुआ है, ये कुछ इंडिया के अंदर से कुछ हुआ है, बिकॉज ये पाकिस्तानी चीज नहीं हो सकती। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था, आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे, दोनों इस डायरेक्शन में थे नहीं कि कोई ऐसी चीज जो है वो होती। तो ये तो इंडिया के अंदर से कोई ऐसी चीज हुई है जिसका मकसद, क्योंकि इलेक्शन होने थे, 26 अप्रैल को इलेक्शन शुरू होने थे 2019 के, और फिर मोदी जी ने इसको खेला बहुत इसके ऊपर। आपको याद है जो उनकी आखिरी स्पीच है जो गुजरात में उन्होंने की, कत्ल की रात, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मुझे अभिनंदन वापस ना दिया जाता तो कत्ल की रात थी। उसके बाद तो उन्होंने कहा कि मिसाइल्स चलने थे, न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट होना था। उस स्पीच को आप, उससे आप हट तो नहीं सकते कत्ल की रात वाली स्पीच से। नहीं, तो ये पॉलिटिकल, देखिए ऐसा है, आई एम नॉट प्रिवी कि सरकार क्या सोच रही थी। जैसे आपने सुना है इंटरव्यू का, मैंने भी सुना है सतपाल मलिक का इंटरव्यू, मैंने भी सोचा है, पर मेरी सोच, जो उनकी सोच है सतपाल मलिक की, वो तो बीजेपी के थे, वो उनके बीजेपी गवर्नर थे। हाँ, वो बीजेपी के थे और वो तो बात करते थे प्राइम मिनिस्टर से। मेरे से तो आज तक प्राइम मिनिस्टर ने बात नहीं करी है, जानते भी नहीं होंगे इस टाइप का कोई आदमी बैठा है यहाँ, समझे आप? तो आपकी मैं खुश इसमें आपकी खुश नसीबी है इंडिया में कि आप इतना क्रिटिसाइज कर लेते हैं और प्राइम तो मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को नहीं, पता भी अगेन नहीं। अगेन मैं क्रिटिसाइज नहीं, मोहित साहब, मैं क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ। ये बात बहुत बार उठी है ट्विटर के ऊपर भी। राइट। मैं कहता हूँ जितना मैंने सीखा है, आई हम्म। वॉन्ट टू शेयर विद माई कंट्रीमैन, आई वॉन्ट टू शेयर विद माई मिलिट्री। मैं चाहता हूँ कि मेरी मिलिट्री एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री हो जिसमें डिटरेंस हो, इसलिए मैं ये सब लिखता हूँ, और कोई कारण नहीं है क्रिटिसाइज। अब आप उसको, हमारे यहाँ लोग क्रिटिसाइज कर लेते हैं, अरे बाबा, हो सकता है शायद मैंने कुछ ज्यादा समझ लिया हो सकता है कुछ एरिया में आपने ज्यादा समझ लिया हो, मैं आपसे सीख लूंगा। नहीं, लेकिन प्रवीण साहब वो ऐसा ना कि आपके यहाँ इतनी स्पेस है, खाली आप नहीं, अरुंधति राय जो है उन्होंने हिंदुत्व के खिलाफ इतना लिखा है, तो कि वो हिंदुस्तान में ही रहती हैं, वो कोई अमेरिका बरतानिया में नहीं रहती हैं। उन्होंने किताबें लिख दी, आर्टिकल लिख दिए, इतना बोला उन्होंने। हमारे यहाँ तो हम थोड़ा कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को तबाह हो जाना चाहिए, हम भी ये कहते हैं कि गलत कर रहे हैं, पूरी पॉलिटिक्स डोमिनेट कर रही है, लेकिन हम ये कहने के लिए हमें जाके इधर अमेरिका में या बरतानिया में पनाह लेनी पड़ती है। आपके साथ तो वो मामला नहीं है, आप तो ये सारी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं मोदी सरकार की हिंदुस्तान के अंदर बैठ के। ये मैं देखिए ना, आपको ये एक बात बताऊं, आपने इस मैं किताब एक को इतना क्रिटिसाइज किया, ये मैंने अभी मंगवाई, आपका मैंने वीडियो देखा, ये जो इनकी बुक है जयशंकर की, हाँ, आपने जो हाँ, फॉरेन हाँ, पॉलिसी जी, में कहा है कि जी, मोदी सरकार की जी, फॉरेन पॉलिसी नहीं, को, तो मैं आपने पहले इनको मैं बड़ा, आप तो नहीं, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब देता हूँ, स्टार्टिंग विद जयशंकर। देखिए, व्हेन आई से क्रिटिसाइज, मैंने सिर्फ ये कहा है अपने वीडियो में कि जो बेसिक्स होते हैं फॉरेन पॉलिसी के, वो हमने भी समझे हैं। हम्म, उसमें आपको अपनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नेशनल पावर और जियो पॉलिटिक्स को समझना चाहिए। अगर आप हिस्ट्री को नेग्लेक्ट करते हैं कि मेरी तो लाइन्स है, मैं उनकी देखभाल कर लूंगा, नहीं कर पाएंगे आप, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी गलत हो सकती है। और फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा योगदान है, इट हैज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द डोमेस्टिक पॉलिसी। तो इट इज नॉट क्रिटिसाइज, इट इज व्हाट आई हैव लर्नड, आई हैव शेयर्ड। और जहां तक सवाल है पाकिस्तान के जर्नलिस्ट का, लेट मी टेल यू, मेरे हिसाब से वहां के जर्नलिस्ट जो है वो गोदी मीडिया नहीं है। क्या नहीं है? समझते हैं आप? हमारे यहाँ एक टर्म है गोदी मीडिया, कि आप गोदी गोदी में बैठ मीडिया, गए। अच्छा गोदी मीडिया। नहीं, कि आप गोदी में बैठ गए। नहीं, लेकिन आपके देखिए ना, वायर वायर को देखिए ना, ये जो वायर जो है, ये सिद्धार्थ देखिए करेजेस इसी तो बहुत है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ लिमिटेड है, आपके यहाँ ज्यादा है। बहादुर लोग आपके नहीं, यहाँ बहुत ज्यादा है, नहीं, लेकिन मेरी सोच। हमारे हमारे यहाँ भी तो कोऑप्टेड बहुत ज्यादा है ना, मतलब हमारे यहाँ भी तो इसे कहते हैं कि देखिए, लोगों को, सर आप देखिए हमारे यहाँ, वो हमारा कल्चर है मोहित साहब। हम, दिस इज व्हाट आई कीप सेइंग, अ बिग रीजन व्हाई वी नीड टू लिव एज फ्रेंड्स, एज ब्रदर्स, इज कि एग्रीड, हम कल्चर शेयर करते हैं, हम लैंग्वेज शेयर करते हैं, हम हिस्ट्री शेयर करते हैं, गाना शेयर कर सकते हैं, करते हैं। वो भाई क्या चाहिए आपको और? हम जो है वही लोग हैं, दो मुल्कों में हैं और एकदम तकसीम हो रखे हैं। दिस इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट। नहीं, अब आई आपसे एग्री, मुझे, नहीं, आई एग्री यू विद नो, यू, द वे आई टॉक टू यू, आई कैन बी इनफॉर्मल। तो अरे बिल्कुल आप सही ये है। सोचिए,
नो नो तो ये है ना। नहीं, इट इज नॉट ओनली विद यू। देखें, अभी मैं आई आल्सो वांटेड टू डिस्कस विद अजय बिसारिया, द हाई कमिश्नर। उन्होंने जो किताब लिखी है एंगर मैनेजमेंट, तो आई एम आल्सो इन टच विद हिम, उनकी किताब भी पढ़ रहा हूँ। इसी तरह और भी बड़ी, मतलब मुझे कहीं कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं हुआ। इंडिविजुअल पाकिस्तानी हिंदुस्तानी को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान में जो मसाइल हैं उनका कोई हल भी नहीं निकल सका। और इसीलिए उन्होंने अपनी किताब का नाम भी एंगर मैनेजमेंट रखा है। वो मसला तो है ना वहां पे। अब थोड़ा सा आपने कहा कि रीसेट हो गया है। हमारा व्यू ये है कि रीसेट करने की कोशिश की गई। जब बालाकोट पे स्ट्राइक की इंडियन एयरफोर्स ने, तो अमेरिका ने, बरतानिया ने, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने पाकिस्तान को ये बहुत कहा कि आप इसको रिस्पॉन्ड न करें और पुलवामा की टेररिज्म को आप जो है उसको इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन पाकिस्तान ने उसका रिस्पॉन्स किया अगेंस्ट देयर विशेस। और हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये वेस्ट चाहता था कि एक स्ट्रेटेजिक रीसेट साउथ एशिया में हो जाए, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं हुआ। आप नहीं मानते उसको? मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। स्ट्रोप टैल्बर्ट है, जो अमेरिकन। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में थे, उन्होंने किताब लिखी है एस्ट्रेंज पार्टनर्स या एस्ट्रेंज इंडिया, फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द बुक, जहां उन्होंने जिक्र किया है कि 1998 में जब पहले टेस्ट किया, न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने, सो ही वाज सेंट टू स्पीक टू दी गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। नवाज शरीफ साहब की सरकार थी कि आप टेस्ट ना करें, हम आपको F-16 देंगे, ये फलाना देंगे, ढिमकाना देंगे। एंड प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से ही राइट्स इन हिज बुक कि कोई फोन ही नहीं उठा रहा था। देन ही कॉल्ड अप जनरल हेडक्वार्टर्स, जनरल करामत से बात हुई, उन्होंने कहा आ जाओ। जनाब जनरल करामत ने पूरी बात सुनी उनकी आराम से, और पर उनको साफ कह दिया कि देखिए हम अपनी सिक्योरिटी खुद तय करेंगे, अच्छा रहेगा कि आप हमें छोड़ दें। सी, सो दिस इज कॉल्ड, दिस इज व्हाट आई कीप सेइंग, दैट पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान मिलिट्री इज नॉट अ केक वॉक। वो बहुत प्रोफेशनली, आपकी आज एयरफोर्स बहुत अच्छी है और आर्मी आपकी ठीक ठाक है, मतलब हमारे से मैच नहीं कर रही है। तो कहने का मतलब ये, अब आपकी पॉलिटिक्स में क्या कर रही है, देखिए वो आपकी हिस्ट्री है, उसका भी हिस्ट्री है, जो आप वो भी हम, समझते हैं, मैं यानी भी वो आप कह रहे हैं जो स्टेट डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि वो आपका अपना इंटरनल मसला मैं उसको क्या कमेंट कर सकता हूँ। अच्छा, लेकिन मैंने तो जी देखिए, हाँ, unlike many other Indian analysts, you have been very generous in your appreciation and objective analysis comparative of India Pakistan. ये आपका एक पीस मेरे हाथ में है, जो आपने लिखा है 2019 5 अगस्त के बाद में, जिसका इनिशियल टाइटल है हाउ पाकिस्तान मिलिट्री इज नाउ इन ओवर मैच फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस। और इसके अंदर आप जो हैं बहुत ही प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट से आपने इसका आगाज किया। पहले पैराग्राफ में आपने लिखा है, लेट अलोन चाइना, India cannot even win a war with Pakistan. I mean, most Pakistanis are not going to believe this, and not Indians are going to like this. देखिए हुआ क्या था, अगर आप मुझे एक मिनट दें इसमें मैं आपको बता दूं। राइट फ्रॉम 1949 जब सीज फायर लाइन बनी थी, आज भी जो मिलिट्री लाइन है वो ग्राउंड पर है। इसका मतलब किसी भी जंग जो हमने लड़ी है हिंदुस्तान पाकिस्तान ने, 65 की जंग है, 71 की जंग है, इंडिया कभी डिसाइसिवली उस लाइन को हटा नहीं पाया, उसको ऑब्लिटरेट नहीं कर पाया। नहीं तो क्या इसका हटाना क्या चाहता मतलब? था? क्वेश्चन ये, नहीं, क्या हटाना चाहता अगर था? मेरे पास ताकत है, अगर मेरे पास ताकत है, व्हाई विल आई लेट द लाइन रिमेन? मैं क्यों चाहूंगा, मैं और अंदर जाऊंगा। बट सवाल ये है एट द ऑपरेशनल लेवल, वो एक मैंने किताब लिखी है इसके ऊपर पूरी, ड्रैगन ऑन आवर डोरस्टेप, दैट द टू कंट्रीज आर मैच्ड। और इनफैक्ट अगर आपके लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा नहीं है। देखिए ना, थोड़ा सा इस पे ये देखिए अब ना कि देखिए ओवर मैच की बात, अब सवाल उठता मैं, है ओवर मैच का जो आपने बोला है, हाँ, अगर आप चाहें तो वो मैं बता सकता हूँ आपको कैसे ओवर हुआ। मैच कैसे कैसे? हाँ, ओवर मैच क्या हुआ कि जब हमने रेवोकेशन किया आर्टिकल 370 का, तो बाजवा साहब भी गए चीन, वहां शी जिनपिंग से भी मिले, उसके बाद इमरान खान गए, कुरैशी साहब गए, सबके सब गए बार बार, समझे ना, क्योंकि बहुत ज्यादा वो थी, एंजाइटी थी पाकिस्तान के अंदर। और वहां उन्होंने उनको सूद किया कि नहीं सुनो, आराम से बैठो और आप ऐसा करो, आप दो प्रॉम्प्ट अप्रोच करो। चाइनीज ने सलाह दी पाकिस्तानियों को, वो अप्रोच क्या होगी? एक तो उन्होंने कहा कि आप डिटरेंस बनाइए, हम आपकी मदद करेंगे, एंड वी सपोर्ट योर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। वो आप अपनी ताकत बनाइए, पहली बात। दूसरा उन्होंने बोला कि आप जो है, आप फोकस करिए डेवलपमेंट के ऊपर। चाइनीज गेव द एग्जाम्पल कि हमने हांगकांग और मकाओ के लिए हम 99 ईयर्स बैठे रहे, 105 साल बैठे रहे, तो आप जो है उस पर आप फोकस करिए, विच इज वाई
General Bajwa was part, General Bajwa and Imran Khan, they came out collectively with the first national security policy where the focus was entirely on development. ह्यूमन फैक्टर पे था। अच्छा, डिटरेंस साथ में बना रहे थे। अब डिटरेंस में क्या बनाया? अब देखिए 2020 के अंदर ही आपकी पाकिस्तान एयरफोर्स ने सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग बनाई, समझे? उसके अंदर चाइना की बहुत बड़ी मदद हुई है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? खबर आई 2021 के अंदर कि अब जो है पाकिस्तान मिलिट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स, दे आर पार्ट ऑफ द वेस्टर्न थिएटर कमांड ऑफ चाइना, जो हमारे लिए, जो हिंदुस्तान के लिए, एंड दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द शिंगजांग मिलिट्री डिवीजन। और ये भी खबर आई कि आपकी जो एम्बेसी है, पाकिस्तान एम्बेसी इन चाइना, उसमें नफरी में इजाफा हो गया है, बिकॉज दोज पीपल वर रिक्वायर्ड टू इंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाईज इन केस ऑफ वॉर। अब अगर आपके पास अनइंटरप्टेड सप्लाईज है, इंटरऑपरेबिलिटी हो गई है, शहीन एक्सरसाइज आप 2012 से कर रहे हैं, एडवांस एक्सरसाइजेज आप कर रहे हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इस्तेमाल हो रहा है, कॉम्बैट थिएटर में हो रही है आपकी एक्सरसाइज, वॉरियर एक्सरसाइज आप कर रहे हैं स्पेशल फोर्सेस की, उसी टाइम से आप कर रहे हैं। सो देर इज इंटरऑपरेबिलिटी, देर इज इंटरचेंजेबिलिटी। उसमें आपके जो है अब शिंगजांग मिलिट्री डिवीजन में जो लड़ाई होगी, इट विल बी अ टू फ्रंट वॉर की तैयारी होगी, बिकॉज वहां पर इंडिया सैंडविच्ड है। एक साइड पे ईस्ट लद्दाख में पीएलए बैठा है, दूसरी तरफ सियाचिन में पाकिस्तान बैठा है, समझे ना? तो अच्छा, मैं कहने का मतलब है कि आज की डेट में आपकी आईएसआर, आपकी वो सब कुछ आपकी मदद अच्छा, करेगा चाइना। अब देखें, अब इसमें कुछ कॉन्ट्री व्यू भी आप देखें। आपने ये कहा कि अगर कैपेसिटी हो तो आप ज़ाहिर बॉर्डर पे आगे ले जा सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक, आई रिमाइंड यू फ्रॉम द सेम पीस ऑफ राइटिंग, जो आपकी पीस ऑफ राइटिंग है, यही जो आर्टिकल है आपका मेरे हाथ में, इसमें आपने लिखा कि पाकिस्तान हैज मच स्ट्रॉन्गर स्ट्रेटेजिक लेवल which directly impacts the operational level of war. Unlike in the case of India, the Pakistan Army controls its nation's nuclear and security policy and would brook no interference. Moreover, Pakistan Army chief is in command of all the field formations and the two service chiefs listen to him. In India, while the Army chief too is in command of all the field formations, he is one amongst the three chiefs and is susceptible to political and bureaucratic interference. Under the Constitution, the Civilian Defense Secretary is responsible for the defense of India. Worse now, the three service chiefs, the principal staff officers to the 4-star Chief of Defence Staff (CDS). Given this, quicker decision making by the Pakistan military adds to advantage at the operational level. ठीक है, आपकी राइटिंग है। अब इसमें प्रॉब्लम देखें क्या, आप इसमें एक मिलिट्री मशीन को एक बहुत एप्रिसिएशन से देख रहे हैं एज एन मिलिट्री ऑफिसर, नॉट लुकिंग एट द फैक्ट कि पाकिस्तानी मिलिट्री हैज बिकम द स्टेट, जबकि इंडियन मिलिट्री इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द इंडियन स्टेट। और इंडियन मिलिट्री अपनी इंडियन जो सिविलियन लीडरशिप है उसके विजन के अंदर ऑपरेट करती है। सो जब जनरल सैम मानिक शाह को इंदिरा गांधी ने, हु आई सी मैनी पोर्ट्रेट्स बिहाइंड यू, जब उन्होंने उनको मार्च 1971 में मानिक शाह को बुलाया और मानिक शाह को कहा कि आपको ये ऑपरेशन करना है इन द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश में, तो मानिक शाह ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कहा कि मुझे 9 महीने चाहिए इसके प्रिपेयर करने के लिए, विद मी ऑन दैट इशू। तो उनको मैंडेट दिया गया और उसके बाद इंडियन मिलिट्री ने 9 महीने में वो जो मैंडेट था क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश का, वो अचीव कर लिया। ये और बात है कि हम समझते हैं कि उससे पहले उन्होंने इंटेलिजेंस सॉफ्टनिंग 69 से कम कम चल रही थी रॉ की शक्ल में, लेकिन रॉ ने और इंडियन मिलिट्री ने अपना ऑपरेशन अचीव कर लिया। अब आप कह रहे हैं कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है या सीजफायर लाइन है 1949 की, उसमें फर्क नहीं पड़ा। देखिए, वो तो 1965 में जब हाजी पीर पास छीन लिया या उन्होंने कारगिल ले लिया था, तो जब ताशकंद में एग्रीमेंट हुआ तो इंडिया ने पाकिस्तान को कारगिल वापस कर दिया। और जब कारगिल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ 1999 में, मैंने एक इंडियन जनरल की, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, मैंने उनकी बुक पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा कि हमने सरकार को कहा कि हमें हॉट परस्यूट के लिए अंदर जाने दें, लेकिन हमें इंडियन गवर्नमेंट, उस वक्त एनडीए की गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी की, उन्होंने कहा कि बॉर्डर क्रॉस नहीं करना है, तो इंडियन आर्मी ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। पाकिस्तानी साइड पे तो सिचुएशन ये थी कि जनरल मुशर्रफ ने ये पूरा ऑपरेशन कर दिया, प्राइम मिनिस्टर बेचारे को तो पता ही नहीं था, इनफैक्ट एयरफोर्स को भी नहीं पता था, नेवी को भी नहीं पता था, किसी को पता ही नहीं था, आधी मिलिट्री को नहीं पता था, तो वहां टोटल इनडिसिप्लिन था। तो वो जो इनडिसिप्लिन है, आप उसको उसकी सुपीरियरिटी समझ रहे हैं। देखिए ना, 65 की वॉर में हम कामयाब नहीं हो सके, सियाचिन में हम छीन नहीं सके, कारगिल। Actually, Mohit Saab, I must stop you here. You have raised too many issues. I have to answer all of them very quickly. प्लीज। सबको देखिए, पहली बात तो यू हैव सेड दैट कि जो पाकिस्तान आर्मी है वो पॉलिटिक्स में बहुत इंटरफेयर मेरी स्टेट बन गई है ना, खाली पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करे, वो अपनी डिसीजन मेकिंग खुद करती। एक मिनट
मैं जो आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग ऑफ अ मिलिट्री डिटरेंस. लेट्स नॉट मिक्स द टू थिंग्स. मिलिट्री डिटरेंस एंड गवर्नेंस आर टू एंटायरली डिफरेंट थिंग्स. दूसरी बात करता हूं मैं अबाउट जनरल मानिक शॉ. आई थिंक इट वाज 6 months एंड नॉट 8 months. अच्छा और ठीक। उस समय जो ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव था दैट वाज ईस्ट पाकिस्तान which became Bangladesh. देखिए, in any case it was humanly impossible. It is humanly impossible even for United States military. अगर आपको 1000 किलोमीटर पे लॉजिस्टिक लेके जानी है across enemy territory, it's not possible. So they had to fight with whatever they had. It एग्रीड was in any case a lost case. General Niazi का case was a lost case. अब एग्रीड। whether he wanted to ही स्टूड नो die, चांस, मानेक शाह ने खुद कहा था कि ही नहीं स्टूड नहीं नो वो तो, चांस। हाँ अच्छा, सवाल ये है कि वेस्टर्न फ्रंट पे शायद आपको मालूम नहीं होगा, जो हमारे उस समय जो वेस्टर्न आर्मी कमांडर थे उनका नाम था जनरल कैंडिथ. उनको मानिक शॉ ने ये क्लियर ऑर्डर्स दिए थे दैट यू होल्ड दिस फ्रंट, ओके क्योंकि हम दो फ्रंट पे नहीं लड़ सकते थे पाकिस्तान के साथ. पाकिस्तान हमेशा वेस्टर्न फ्रंट पे मजबूत रहा है और उसकी मिसाल है द लाइन ऑफ कंट्रोल. इनफैक्ट अगर आप देखें, शायद आपने ये भी किताब नहीं पढ़ी होगी, ये किताब है पी.एन. धर की, जो कि बहुत ज्यादा लिखती है ऑन द शिमला एग्रीमेंट, कि वो क्या हुआ, कैसे भुट्टो साहब ने कहा लाइन ऑफ पीस. मैं उस डिटेल्स में नहीं जाऊंगा. कहने का मतलब ये है, भुट्टो साहब ने परहैप्स ये कहा था मिसेस गांधी को कि आई कैन नॉट मेक दिस लाइन ऑफ कंट्रोल अ लाइन ऑफ पीस. सीज फायर लाइन को मैं नहीं बना सकता हूँ लाइन ऑफ पीस, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी विल नॉट एग्री टू दैट. और वो वहां हारे नहीं है. They did not lose in the Western But Front, for God's sake. but we lost lot of territory in 71 on the Western Front as well. It was a give and take. आपने कुछ उधर से तुर्तुक ले लिया, कुछ यहाँ से दे दिया. इनफैक्ट इफ यू सी, मैं अगर आर्ग्यू करूंगा और मैं ये कहता, अब ये दिस इज इन हाइंडसाइट, एनीबडी कैन गिव अ विजन. मैं ही बोल दूंगा कि अरे साहब, आपने नॉर्दर्न एरियाज का एरिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव था ऑपरेशनली, उसको आपने क्यों दे दिया पाकिस्तान को. बट देखिए, वो हो गया गिव एंड टेक, वो गिव एंड टेक हो गया. अब बात करता हूं कारगिल की. देखिए, कारगिल जो था वो एक मिस एडवेंचर था, वो सबने मान लिया है. मुशर्रफ साहब वाज अ कमांडो. ये एक आपका प्लान था जो काफी देर से चल रहा था. ये कोई नया प्लान नहीं था. ये शायद जब मिसेस भुट्टो वाज द प्राइम मिनिस्टर, ये तब से चल रहा था. अर्ली कि 90 हम से जो चल है, रहा, 93 हाँ, से। हम कारगिल की, हाँ, ये जो लाइफ लाइन है इसको चोक कर देते हैं. समझे ना. तो ये तो अब सब कुछ क्लियर हो गया. उन्होंने अपनी किताब में भी लिख दिया है लाइन ऑफ फायर, आप उसको पढ़ लीजिए, मुशर्रफ साहब की किताब. तो उसमें बहुत क्लियर हो गया है कि एक दिस वाज अ कमांडो गैम्बिट, क्योंकि दे अंडर एस्टिमेटेड द इंडियन रिजॉल्व, कि इंडियंस जो हैं, हाउ विल दे अलाउ कि हमारी लाइफलाइन को आप साहब काट दें. दैट इज नॉट पॉसिबल. पर ये सोच थी उस समय. इनफैक्ट आप देखिए ना, आपकी आर्मी भी इन्वॉल्व नहीं थी. जो आपकी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री थी उस समय पैरामिलिट्री फोर्स थी. मुशर्रफ साहब ने लड़ाई के बाद उसको रेगुलर आर्मी बनाया है. नहीं, बट वो है आपकी तो ट्रेंड. एयरफोर्स, देखिए 1965 में भी तो वी हैड यूज्ड द एनएलआई भाई, गोरिल्लास. आपकी पैरामिलिट्री जो है, इट इज रन बाय रेगुलर ऑफिसर्स. राइट. तो उसमें आर्मी का इथॉस है, आर्मी का डिसिप्लिन है, जो हमारे केस में नहीं है. हमारे केस में पैरामिलिट्री इज रन बाय द इंडियन पुलिस ऑफिसर्स. तो वो पुलिस का इथॉस अलग होता है, आर्मी का इथॉस अलग लेकिन होता है. लेकिन आपने यहाँ पे लिखा कि आपने एक जगह पे एक और भी चीज लिखी जो विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. आपने लिखा जी. कि द क्रिएशन ऑफ द इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटेलिजेंस in 1948 was a master stroke, right? अच्छा, not many Pakistanis these days are going to like this, but आपने बेसिकली तौर पे लिखा कि जो इन्होंने ट्राइबल्स यूज किए 1947-48 में ट्राइबल्स यूज किए, तो जब उससे उन्होंने सीखा कि ट्राइबल्स का डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि बारामूला में उन्होंने लूटमार शुरू कर दी और फिर बाद में आईएसआई क्रिएट की गई ताकि मुजाहिद्स को आईएसआई कोऑर्डिनेट कर सके. अब इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं थीसिस के अंदर. पहले तो जो ट्राइबल्स आए वो तो पाकिस्तान आर्मी ने भेजे ही नहीं. मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है, जो मैंने उस पर जितना भी पढ़ा है, कि ट्राइबल्स का इनिशिएटिव तो मुस्लिम लीग का था या सरदार अब्दुल कयूम खान का इनिशिएटिव केपी से था उनको भेजने का. पाकिस्तानी मिलिट्री तो जनरल ग्रेसी और ऑकन लेग के कंट्रोल में थी, तो उनका वो इनिशिएटिव नहीं था. सेकेंडली, जो आप कह रहे हैं कि आईएसआई ने बड़ा डिसिप्लिन पैदा किया,
देखिए 65 में हमने मुजाहिद नहीं भेजे, वो कोई रजाकार नहीं थे, वो ट्राइबल्स नहीं थे। नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, ठीक है उस वक्त शायद उसका मेजर जनरल नहीं होता था, लेकिन नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री एनएलआई गोरिल्लाज वर प्रॉपरली ट्रेन्ड फोर्स जो 65 में हमने इंट्रोड्यूस की। आप उनको मुजाहिद तो नहीं कह सकते, मुजाहिद कह के तो आप उनको एक रेगुलर शक्ल दे रहे हैं और आप कह रहे हैं आईएसआई का रोल था, तो आईएसआई का तो कोई रोल नहीं है उसमें, मतलब उस पूरी चीज के अंदर आपने आईएसआई फिर का। से दो लेकिन आईएसआई का आपने तो फिर दो इंटरनल बात मैनेज क्या नहीं नहीं आपने फिर दो बातें उठा दी हैं, क्या इसका चीज? जवाब देना जरूरी है। देखिए, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट दैट यू मेड आपके कि साथ तो मेरी जो हर हफ्ते एक डिस्कशन होनी चाहिए वैसे। आपने फिर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उठा दिया। देखिए, अच्छा, हुआ क्या था, देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड कर्नल अकबर खान, आई थिंक। जी बिल्कुल सही है, वो कर्नल अकबर, रेडर्स, मुझे रेडर्स इन मुझे कश्मीर। याद आया, हाँ हाँ। तो वो थे हु गॉट ऑल दीज पीपल टुगेदर। जो मैंने पढ़ा है, हमारे को जो समझ में आया है वो ये है। तो एंड ही हैड द बैकिंग एट दैट टाइम फ्रॉम कराची। आपका कैपिटल कराची में था शायद जी बिल्कुल सही, उस समय, है ना? तो वहां से उसको बैकिंग मिल रही थी करने की। बट नॉट फ्रॉम द तो आर्मी, फ्रॉम द पीपल, मुस्लिम लीग सिविलियन गवर्नमेंट। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, सिविलियन से मिल रही थी। अब आई डोंट वांट टू से दैट ही हैड द बैकिंग ऑफ मिस्टर जिन्ना एट दैट टाइम। आई डिडंट वांट टू से दैट। वो क्लियर था, सबको मालूम है वो ठीक, कि वो वहां से वो थी। तो एक काम हो रहा था जो ऊपर दिख रहा था कि ब्रिटिश जनरल है, दोनों तरफ हमारी तरफ बुचर साहब थे, आपके यहाँ अलग थे, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम्म, सी 47 48 और 1 जनवरी 49 को फिर सीज फायर लाइन बन गई। अच्छा, अभी क्या हुआ कि इस स्टेज पर ये रियलाइज, देखिए, जब बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौज का, तो बल्क एसेट्स हिंदुस्तान को मिले थे, सही, पाकिस्तान बहुत कम मिला था। तो ये एक आइडिया था जिसको डेवलप किया फिर पाकिस्तान आर्मी ने कि साहब हमारी नफरी भी कम है, हम्म, हमको ये इर्रेगुलर्स को डिसिप्लिन लाना है इनके अंदर। तभी आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस भी देवर ऑफिसर्ड बाय द आर्मी ऑफिसर्स। फिर आपने आईएसआई क्रिएट करी जो कि इसको देखेगी, इर्रेगुलर वॉरफेयर को करेगी। तो ये हमने हमने कभी नहीं सुना। हमने आईएसआई तो सुना कि आईएसआई वाज सपोज्ड टू कीप एन आई ऑन द थ्री सर्विसेज कि कोई इंसर्जेंसी रिबेलियन ना हो जाए अगेंस्ट द मिलिट्री एंड द गवर्नमेंट। ये जो आप कह रहे हैं कि इर्रेगुलर्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए आईएसआई बनी थी, मैं ये हमारा तो मैं पर्सपेक्टिव ही नहीं है। देखिए, मैं आपको मिलिट्री पर्सपेक्टिव से बोलता हूँ, मिलिट्री पर्सपेक्टिव से, वॉर पर्सपेक्टिव। आप बात कर रहे हैं इंटरनल मैटर से कि उस पर नजर रखो, ये करो। दीज आर योर इंटरनल मैटर्स। कौन किस पे नहीं नजर रख रहा नहीं, था? मैं तो उस कंट्रोवर्सी में भी जा ही नहीं रहा जो भुट्टो साहब ने इनका पॉलिटिकल हाँ, विंग बनाया 1970s में। मैं तो कह रहा हूं कि जो करेक्ट। आईएसआई की क्रिएशन है वो ये है कि आपने फोर्स डिसिप्लिन को देखना है कि नेवी, एयरफोर्स और इंटर सर्विसेज है ना, कि मतलब आखिर फौज के अंदर बगावत हो जाती है, रिबेलियन होती है, कोई कू हो जाता है, तो ये इन सब चीजों पे नजर रखने के लिए ये एजेंसी बनाई गई थी अच्छा, टू बिगिन। यहाँ भी मेरा एक अलग पर्सपेक्टिव सुन लीजिए, वो भी अच्छा सुन वो, लीजिए। वो ये पर्सपेक्टिव है आपकी फौज की। एक बहुत अच्छी खास बात क्या है वो कि क्या है? 80% आपकी फौज जो है वो पंजाब से आती है। ये अच्छी बात लग रही है ये अच्छी बात भी है और आपको? बुरी बात भी है। अच्छा उसमें ठीक। पोजीशन भी होगी और उसमें कू के चांसेस भी ज्यादा है। कू के चांसेस इसलिए ज्यादा हैं उसमें? बिल्कुल, क्योंकि होता क्या है कि कू अगर तो वो कभी हो ही एक नहीं ही हमारे यहाँ सक्सेसफुल। नहीं 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 नहीं, देखिए, कू तो आपके हुआ हुए हैं ना, जैसे फेल्ड। मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर कर लिया। अच्छा हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, मुशर्रफ अच्छा अच्छा, आप कह रहे हैं कू अगेंस्ट द सिविलियन गवर्नमेंट, मैंने कहा कू हाँ अगेंस्ट द हाँ, मिलिट्री। नो 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 नो, जैसे मुशर्रफ साहब ने, दैट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज बल्क ऑफ द फोर्सेस आर फ्रॉम पंजाब। सारे तो पंजाबी हैं वहां पर। अच्छा, अब कहने का मतलब मेरा ये है, ये जो टेक्निक है, ये जो आईएसआई ने, हाउ इट हैज नहीं बट सर कंट्रीब्यूटेड टू, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। देखिए नवाज शरीफ ने ये सोचा था कि जनरल मुशर्रफ उर्दू स्पीकिंग है, कराची का मुहाजिर है, तो जो पंजाबी बल्क ऑफ द फोर्स है जिसको आप कह रहे हैं कि बड़ा आसान है, वो जनरल नवाज शरीफ की तो कैलकुलेशन थी कि वो उसके साथ स्टैंड नहीं करेंगे, बट द आर्मी उसको, स्टूड फॉर इट्स डिसिप्लिन बाय इट्स चीफ। वहां दूसरा प्रॉब्लम यह नो है कि नो नो चीफ नो इज नो आर्मी, नो नो, आर्मी इज चीफ। नवाज शरीफ के एक सिंपल सी बात समझ में नहीं आई कि फौज तभी कामयाब होगी अगर उसमें चेन ऑफ कमांड है। आप किसी को भी चीफ बना दीजिए, ही इज ब्लडी वेल द चीफ, दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट। अगर उसके खिलाफ कोई जा रहा है और अगर पता चलेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, सिंपल। बिकॉज अगर आपकी चेन ऑफ कमांड टूट जाती है, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड अ कमांड ब्रेक डाउन। उसका मतलब ये होता है कि आपके जो रैंक एंड फाइल है
वो भी आपकी बात सुननी बंद कर देंगे, क्योंकि लेकिन उनके आपके यहाँ तो अलग-अलग ऐसा नहीं है, देखिए ना, जिस तरह से हमारे यहाँ हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट देखिए चीफ हमारे यहाँ क्या है, देखिए हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ बात दूसरी है। अनलाइक योर आर्मी, देखिए यहाँ 2 बातें बोलूँगा। अनलाइक योर आर्मी व्हिच कम्स 80% फ्रॉम पंजाब, हमारी आर्मी पैन इंडिया आर्मी है। हम्म, तो पैन इंडिया में क्या होता है कि अलग कल्चर है, अलग खाना है, अलग ये है, अलग वो है, अलग वॉर क्राई है, अलग ये है। दे विल ऑल कम अंडर वन बैनर, पर वो मिलिट्री कू का कोई चांस नहीं है। यू सी? ये अच्छा, बड़ी अभी अजीब क्या हुआ? ये आपकी नहीं, एक्सप्लेनेशन मिलिट्री कू के, देखें आपके ये भी तो है ना नहीं, कि आपके यहाँ बड़े स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे। गांधी ने 20 की उनकी स्ट्रगल है 1920 से 1940 तक की। सो कांग्रेस एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मशीन थी, फिर नेहरू एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लीडर था। उस आई एम नॉट डिनाइंग ऑल दैट। देखिए मैं आई मुल्क एम बहुत जस्ट बड़ा ट्राइंग। है। आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ देखिए, चूंकि फौज डाइवर्सिफाइड है, हमारा तो मसला ये नहीं कि हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं थे। इंडिया अब मैं अब मेरी एक बात सुन लीजिए। हम्म, आपके मैं आई एम टॉकिंग स्पेसिफिक टू पाकिस्तान नाउ, आई विल मेक 2 पॉइंट्स। वो आप 1 मिनट सुनिएगा। पॉइंट नंबर 1 ये है कि देखिए जो पाकिस्तान आर्मी है, जब सीज़ फायर लाइन बन गई, देयर इंपॉर्टेंस रोज़, क्योंकि अब उसकी हिफाजत करना उनकी ज़िम्मेदारी हो गई। तो अब उनकी जब एक बार इट रोज़, तो अब पूरा मुल्क जो था इट वाज़ बिहाइंड द पाकिस्तान आर्मी कि साहब यही इसकी अब कर सकते हैं। दे कैन ओनली गार्ड दिस लाइन, व्हिच वाज़ ट्रू। अच्छा, दूसरी बात क्या हुई? दूसरी बात ये हुई जब 1998 का आपने न्यूक्लियर टेस्ट किया, हम्म। तो इसमें वो मैं आई एम फॉरगेटिंग ईटिंग ग्रास उसके है वो ऑथर भुट्टो है। के भुट्टो के वर्ड्स हाँ, नहीं उसके ऑथर का मैं नाम भूल रहा हूँ। हैं, मेरे सालिक ईटिंग है, मेरा ग्रास, ख्याल है, मेरा ख्याल नहीं, है नहीं वो ब्रिगेडियर है। नईम वो सालिक अच्छे नहीं, नईम नहीं, ब्रिगेडियर नईम नहीं, सालिक नहीं, वो नहीं, 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 वो है। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के ब्रिगेडियर हैं, आजकल अमेरिका में रहते हैं। अच्छा, खैर बिल्कुल छोड़िए सही उस है, बात नहीं नहीं नहीं, बहुत मशहूर है वो, मॉन्टेसरी स्कूल के साथ हैं को। ब्रिगेडियर। हाँ, हाँ, करेक्ट, करेक्ट। एकदम दिमाग कोई नहीं, खैर वो मैं छोड़िए अभी आप। नाम निकाल लेता हूँ, मुझे याद है, मैं उनका बड़ी दफा इंटरव्यू कर चुका हूँ, वो खुद भी हाँ, फौज उनसे हाँ, को बहुत खुश नहीं है आजकल। नहीं, नहीं, अ, वो कोई बात नहीं है। देखिए, वो कहते हैं वो मैं अमेरिकन हो आपको गए हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, दूसरी बात सुनिए आप। ये अ, वो छोड़िए, वो ईटिंग ग्रास है, उनकी किताब बहुत अच्छी किताब है, हर जी जी, पाकिस्तानी को पढ़नी चाहिए और हर हिंदुस्तानी को पढ़नी चाहिए। ठीक अच्छा, है। उसमें क्या हुआ वो साफ ज़िक्र करते हैं कि जब जहांगीर करामत साहब ने करा दिए टेस्ट, हम्म देन ही सेंट अ नोट टू द फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि अब पाकिस्तान हैज़ बिकम अ न्यूक्लियर कंट्री, हम्म न्यूक्लियर स्टेट। तो अब हम जो है आपकी गाइड करेंगे फॉरेन पॉलिसी को। तो आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी को गाइड करना उन्होंने शुरू किया राइट फ्रॉम द सीज़ फायर लाइन 49 से, और आपकी फॉरेन पॉलिसी को गाइड करना शुरू किया उन्होंने आफ्टर द टेस्ट। दिस इज द रीजन दैट जनरल करामत ओपनली सेड, ही टोल्ड द प्राइम मिनिस्टर दैट देयर शुड बी अ फॉर्मल रोल ऑफ द आर्मी इन गवर्नेंस, और उनको बोला गया कि साहब आप रिजाइन करिए और जाइए। ही इज अ थोरो जेंटलमैन, वो चले गए। एंड हम्म मुशर्रफ केम टू पावर, ही बिकेम द आर्मी चीफ। समझे आप मेरी बात? तो कहने का मतलब ये है कि जब आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज 49 की, जो कि आपकी सरहद है, उसकी हिफाजत आप पाकिस्तान आर्मी को दे देते हैं इंस्टेड ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट। हम्म। पाकिस्तान आर्मी दिल्ली में बैठी है, इसलिए फिर आपको सिविलियन गवर्नमेंट इस्लामाबाद में लानी पड़ी अच्छा कि नहीं, यार कुछ देखिए तो नजदीकी हो। देखिए प्रवीण, आपके इस थीसिस में थोड़ा सा खासा प्रॉब्लम ये है कि देखिए हमारा आधा कंट्री चला जाता है, मानिक शाह को 6 महीने का मैंडेट मिलता है इंदिरा गांधी की तरफ से। पहले हम पॉलिटिकली मिसमैनेज करते हैं, फिर इंडियन आर्मी आती है, फिर वो उसको बांग्लादेश को या ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट करती है, हमारा आधा मुल्क खत्म हो जाता है। आप उस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। और कश्मीर की जो सीज फायर लाइन है 1949 की, मुझे ये शक है कि कांग्रेस की जो हुकूमतें नहीं है मोदी सरकार के आने से पहले, वो कश्मीर की उस लाइन को कोई बहुत ज्यादा चेंज करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। हमने अपने आप को ये कन्विंस किया कि हमारा एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया के साथ। मेरी बड़ी इंडियन डिप्लोमेट्स के साथ और अमेरिकन के साथ बात हुई, उन्होंने कहा उस तरह का नहीं है जैसा तुम लोग बिलीव करते हो। मुझे अभी ये समझ आई है कि हमने जो एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट बनाया है, उसमें उसमें डिफेक्ट ये है कि कांग्रेस ने पाकिस्तान की और इंडिया की क्रिएशन की डॉटेड लाइन पे साइन किए।
इंडिया और पाकिस्तान की क्रिएशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन से हुई, जिसमें पंडित नेहरू, अगर आप स्टैनली वॉलपर्ट को पढ़ें, जो उनकी बुक है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जिसमें उन्होंने नेहरू की सारी डायरी के थ्रू उन्होंने लिखा है, तो ऐसा लगता है कि पंडित नेहरू और पटेल ने ये माइंड बना लिया था कि उनको एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल इंडिया चाहिए, और मुस्लिम लीग और जिन्ना की जो पॉलिटिक्स थी, उनको लगता था कि ये कन्फेडरल या लूज फेडरेशन मांग रहे हैं, वो भी चाहते थे कि इनको कुछ दे दिला के फारिग कर दिया जाए। ये 1940-42 से लेकर 1947 के दरमियान की जो कहानी, बीजेपी दरमियान में भी एक ऐसी पॉलिटिकल फोर्स आई है, ऐसी ऐसी एक फोर्स खड़ी हो गई है हिंदुस्तान के अंदर, जो बेसिक असम्पशंस ऑफ पार्टीशन को एक्सेप्ट नहीं करती। कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था पार्टीशन को, और ये जो 1949 की लाइन है, जिसको आप बहुत एम्फसाइज कर रहे हैं फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, इसको कांग्रेस ने कभी भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना चाहा। मुझे बहुत खतरा ये है कि जिस तरह से इंडिया की पॉलिटिक्स राइट ड्रिफ्ट कर रही है, आप एग्री करेंगे मुझसे, कहीं ऐसा ना हो कि कैपेसिटी तो इंडिया की हमसे ज्यादा है, कुछ आने वाले सालों में अगर मोदी जी इलेक्शन जीत जाते हैं अगले 5 बरस के लिए, तो और बीजेपी ही की थिंकिंग प्रेडोमिनेट करती है, तो कहीं जो जिसको हम आजाद कश्मीर और आप पीओके कहते हैं, इंडिया हो सकता है उसके बारे में भी कोई प्लान बनाए। अभी प्लान ही नहीं है, कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है। 71 को पॉलिटिकल बैकिंग थी, आजाद कश्मीर को छीनने की कोई पॉलिटिकल बैकिंग दिल्ली सरकार ने दी नहीं अपनी फौज को, कोई मैंडेट दिया। मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए, मैं बोलूंगा फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव। आई एम नॉट गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स बिटवीन व्हाट नेहरू एंड पटेल, आई एम नॉट गेटिंग दैट। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि जो हुआ आपके ईस्ट पाकिस्तान में, that was the consequence of your election where Sheikh Mujibur Rahman he got the majority. And disturbed politics. जो वो आपकी अंदरूनी मामला है। जहां तक जंग का सवाल था, वो जंग जो थे आप जीत ही नहीं सकते थे, और न्यायाधीश आपको पता था कि वो जंग जीत ही नहीं जा सकती। Agree. On to that point, agree. मतलब वो indefensible. I agree. दूसरी बात सुनिए। देखिए, मैं अभी आपसे तकरीर कर रहा था, I was trying to tell you कि किस तरीके से ये ओवर मैच हो गया है, और किस तरीके से चाइनीज बार बार बोलते हैं दैट वी सपोर्ट पाकिस्तान सॉवरेनिटी। सो देयर इज नो वे एट ऑल। ये मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये बहुत सारी स्टेटमेंट्स यहां भी आ रही है। आई एम गिविंग यू असेसमेंट। इट इज नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू रन डाउन माई कंट्री। अ मिलिट्री असेसमेंट इज वेरी स्ट्रेट दैट विद द सपोर्ट, and there'll be a lot of military support coming from China to Pakistan, there is no way that India should even think about going that way to POK. That's very hopeful. That's very अच्छा। लेकिन 2022 में आप तशरीफ लाए, मेरे से नहीं हो सकी आपकी मुलाकात। आप नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग जो डॉक्टर मोहित यूसुफ ने ऑर्गेनाइज किया, जिसमें ज़ल्मे खलीलजाद आल्सो स्पोकन, जनरल बाजवा वाज द आर्मी चीफ, आप भी वहां तशरीफ लाए। उसमें जनरल बाजवा मेड disparaging comments about Chinese equipment and basically said कि हमें चूंकि कॉपरेशन नहीं थी, हमें उस तरफ जाना पड़ा। लेकिन that was just the tip of the iceberg. उससे पहले पिछले 2 साल में जनरल बाजवा from 2019 with Pakistani journalists and Pakistani CEOs of the companies, and he disparaged Chinese equipment. He said Chinese बहुत reliable friends नहीं है, हमारा यूएस, वेस्ट और यूरोप के साथ हमारा ज़्यादा ट्रेड बैलेंस है, हमारी एक्सपोर्ट उनके साथ ज़्यादा है, हमें सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका से मिल सकती है, और हमें अपने किबले को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अब हमारी जो पाकिस्तान में एक अंडरस्टैंडिंग है कि 2021-22 के बाद से पाकिस्तान की रीओरिएंटेशन बहुत हद तक दोबारा एक वेस्टर्न अलायंस की तरफ हो चुकी है। हमने यूक्रेन में असला बेचा, हमारी कॉपरेशन बहुत है, इस वक्त हमारी गवर्नमेंट को सारी सपोर्ट वेस्ट की है। आप जिस चाइनीज अलायंस के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की रीओरिएंटेशन अमेरिकन ब्लॉक की तरफ हो रही है, ताकि इंडिया और पाकिस्तान एक साइड पे हो जाए, वेस्ट की साइड पे, और चाइना की कंटेनमेंट में पाकिस्तान की डायरेक्शन बन रही है। लेकिन आप बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं पास्ट के ऊपर। अब देखिए, मैं आपको यही जो आपने बात करी है, इस पे 2 उठा देता हूँ पॉइंट्स। पहला पॉइंट सुनिए आप, ये जनरल बाजवा का आपने बोला है, वो आपने सुना भी, टिप ऑफ द आइसबर्ग, आपने सुना भी उनका कमेंट। सुनिए, आप जो कह रहे हैं ना कि हमें ये बताया गया कि इक्विपमेंट जो है स्टेट ऑफ द आर्ट यूएस से मिल रहा है, वो अपने मुंह से कहते रहे। सुनिए ना पूरी बात को मोहित साहब, पाकिस्तान को लड़ाई हिंदुस्तान से करनी है कि अमेरिका से करनी है, हिंदुस्तान, ये बता दीजिए। फिर आपके पास लिमिटेड बजट है, हमारे पास लिमिटेड बजट है, तो आपको क्यों स्टेट ऑफ द आर्ट चाहिए? आप तो मुझे ये समझा दीजिए। अच्छा, पहली बात तो ये है। नहीं, अभी आप देखिए ना, ये एयरफोर्स का जो कॉन्फ्लिक्ट हमारा हुआ, तो हमें तो इल्जाम ये ना, हमने F-16 यूज किया था अंदर से।
आपने क्या यूज किया, आई एम नॉट गोइंग दैट वे। सबको मालूम है क्या यूज हुआ है, आई एम नॉट गोइंग दैट वे। All I'm saying is that at the operational level of war, you have maintained a parity, and now perhaps in my assessment, there is a overmatch between India and Pakistan. But ऐसा अभी कभी नहीं होगा कि सिर्फ ओवरमैच हिंदुस्तान, Pakistani military overmatches India किस in सेंस? today's context, in the military context. मैंने आपको भी बताया, देखिए ISR आपको पूरा जो सर्विलेंस मेरी डोमेन अवेयरनेस होती है, वो सिचुएशन अवेयरनेस पूरी आपको चाइना देगा, ये मेरी असेसमेंट है। आपके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में मदद होगी, आपके पास रेगुलर सप्लाई होगी, स्पेयर पार्ट्स की दिक्कत नहीं होगी। आपको जैसे कारगिल में दिक्कत हुई थी, मुशर्रफ साहब आ गए थे कि साहब हमें स्पेयर्स दे दीजिए। अब नाउ इट इज ऑल। अच्छा, अब आपको क्या क्या और हथियार मिले हैं चाइना से हमें नहीं मालूम है, समझे ना। और चाइनीज अभी हमने देखा है, बहुत सारे चाइनीज देखे गए हैं बॉर्डर के ऊपर आपकी साइड पर, वहां वो क्या कर रहे हैं। इज इट अबाउट इंटरचेंजेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी आपकी हो गई है। ये सब मैंने आपको बातें बताई हैं, इसमें मैंने बहुत कुछ लिखा है इन माई बुक ड्रैगन ऑन आवर डोरस्टेप। अच्छा, और उसके बाद जैसे मैंने आपसे बताया है, कश्मीर के ये 370 के बाद अब वो और स्ट्रेटेजिक और बहुत टाइट एम्ब्रेस हो गया है। तो ये तो सारी बात हो गई इक्विपमेंट के बारे में। अब ये इज द मिसफॉर्चून इन माय असेसमेंट ऑफ पाकिस्तान कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर विच वाज कॉल्ड द क्राउन ऑफ देयर, जो 6 उन्होंने कॉरिडोर बनाए थे, आई डू नॉट थिंक इट इज एनी लॉन्गर दैट। द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन। ये मेरी सोच है। नहीं नहीं, इसको एक्सप्लेन करें, क्या मतलब आपका? मतलब इसकी हाँ, इसकी सिग्निफिकेंस खत्म हो गई है? आप इसका, आप नहीं, सिग्निफिकेंस है, आप उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इंटरनल इंस्टेबिलिटी। आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कुछ बलूचिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं, आप उसका पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। एंड द चाइनीज रियलाइज दैट कि आप नहीं उठा पा रहे हैं। नहीं तो आज की डेट में तो आपके पास बहुत कुछ होना चाहिए था जो नहीं है आपके पास अभी। मसलन आपके पास पूरा 5G होना चाहिए था पूरा, क्यों नहीं है आपके पास? आप मुझे बताइए। अगर चाइनीज 5G दे रहे हैं, उधर मलेशिया को दे रहे हैं, उधर कंट्रीज को दे रहे हैं, आपको क्यों नहीं दिया अगर CPC आपका है? मैं एक एक मिसाल दे रहा हूं क्या आपको। आपके ख्याल में क्या वजह है? हमारे पास तो बहुत से रीजंस हैं इसके इसकी कि क्या हुआ है। मेरे देखिए, मेरे हिसाब से वजह क्या है कि आपकी, देखिए, फर्स्ट यू नीड इज अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सॉरी सेइंग दैट, जो हुआ क्या है कि आफ्टर द वोटिंग आउट ऑफ द इमरान खान गवर्नमेंट, वो बहुत इंस्टेबिलिटी देखी है पिछले 2 साल में पाकिस्तान के अंदर। ये आपका अंदरूनी मामला है, इट इज योर इंटरनल मैटर, बट ऑब्वियसली चाइनीज आर आल्सो नोटिसिंग नहीं इट। देखिए ना, यू आर एन एक्सपर्ट, यू नॉट अ स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन लाइक मैथ्यू मिलर। क्या बार तो बार ये कह रहे हैं मैं कि आपसे ये कह रहा हूँ कि साहब आपको, आप खुल के आपको बोलेंगे ये, क्या? मैं ये कह रहा हूँ, अभी ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए हम्म पाकिस्तान ने एक एप्लीकेशन डाली है जो चाइना लेकर गया है, हम्म क्योंकि अभी ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी है इट इज विद रशिया। हम्म अब इंडिया ने उसके अंदर बोला है कि साहब ये हो नहीं पाएगा। अब इंडिया इज ऑल्सो अ फाउंडिंग मेंबर। हम्म कहने का मतलब ये है, चाइना आपकी हर जगह मदद कर रहा है। सो आप आपका नहीं, और सो आपकी असेसमेंट ये, आप ये कह रहे हैं, जी, आप ये कह रहे मैं ये, हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द एंटी चाइना बाइसेस ऑफ जनरल बाजवा, जो वो बात करते रहे विद मीडिया पीपल, जो उनकी स्टेटमेंट्स थी, और जो पाकिस्तान में बिलीफ है कि उन्होंने सीपैक की इम्प्लीमेंटेशन को स्लो कर दिया व्हाइल इमरान खान गवर्नमेंट वाज देयर वर लॉट ऑफ स्पेकुलेशन एंड सस्पिशन कि सीपैक पे प्रोग्रेस जो है वो नहीं हो रही, और जनरल बाजवा लॉस्ट इंटरेस्ट, और मे बी जनरल बाजवा वाज मोर टुवर्ड्स वेस्ट एंड US, और उन्होंने, चूंकि वो उस तरफ से कोऑप्टेड थे, तो उन्होंने चाइना से अपना रिलेशनशिप वीक किया। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान में जो इंटरऑपरेबिलिटी है और जो को डिपेंडेंस है वो इतनी ज्यादा है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कि एक चीज दरमियान में ऐसा आ भी गया, वो रिलेशनशिप हिल नहीं सकता, वो रिलेशनशिप मैं सॉलिड रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आई एम नॉट सेइंग दैट। अच्छा फिर? मैं बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं, सिंपल वर्ड्स में। मैं ये कह रहा हूं, इन द स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री डोमेन्स आप टाइट एम्ब्रेस में हैं दोनों कंट्रीज। अच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा, फॉरेन पॉलिसी अब जो है शायद GHQ से रन होती है आफ्टर 1998 न्यूक्लियर टेस्ट। आपकी इंटरनल कंस्ट्रेंट्स हैं। अगर आपको IMF से लोन चाहिए, आपको अच्छे रिश्ते चाहिए वॉशिंगटन के साथ। आई एम नॉट डिनाइंग ऑल दैट, आई एम नॉट सेइंग अ कार्ट ब्लांच की साहब आपकी फौज ये कर रही है, गलत कर रही है। व्हाट आई एम सेइंग इज
your army does not only have the responsibility today, the security responsibility, they also seem to have the responsibility of foreign policy. अब वो किस कंस्ट्रेंट्स में काम कर रहे हैं वो वही समझ सकते हैं। हम और आप बाहर के एनालिस्ट हैं, हम बोल रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है उसका। अब नवाज शरीफ की सरकार क्या करेगी हमें मालूम नहीं है, बट आपके यहाँ जो भी खामियां हैं वो कोई छुपी हुई तो है नहीं, दुनिया को पता है आपके। लेकिन देखिए ना प्रॉब्लम क्या है इसका, आप जी मिलिट्री मशीन टू मिलिट्री मशीन अप्रिशिएट कर रहे हैं। इंडिया विच इज द मिलिट्री मशीन एंड अ वाइटल ऑर्गन ऑफ द इंडियन स्टेट, आप उसको पाकिस्तानी मिलिट्री से कंपेयर कर रहे हैं जो खुद स्टेट है। पाकिस्तान आर्मी इज नॉट द आर्मी, वो पूरी स्टेट बन चुकी है। आप सिर्फ फॉरेन पॉलिसी की बात करें, वो डोमेस्टिक पॉलिसी भी रन कर रहे हैं, वो इलेक्शन भी करवा रहे हैं, इलेक्शन भी चोरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो सुनिए एक जुमला बोलने देना, वो ओवर स्ट्रेच कर दिया उन्होंने बेचारों ने अपने आप को। हम ये नहीं कह रहे कि मोहित साहब, दिस एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं आपसे। जी जी, कि मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रॉब्लम्स, तभी मैंने कुछ एक दो ट्वीट भी करी इन फेवर ऑफ इमरान खान, बिकॉज एक स्टेबिलिटी देखी गई थी उस समय। अब एक इंस्टेबिलिटी फिर से आ गई है। अब देखिए, आपका जो मुल्क है, इट इज अ यंग नेशन। वो यंग नेशन है, एस्पिरेशंस है हर एक की, वो समझना चाहता है, काम करना चाहता है, तो उसको एक स्टेबिलिटी चाहिए। अब स्टेबिलिटी तो आपका इंटरनल मामला है ना, और कैसे स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी आएगी, क्या प्रेसिडेंट्स बने हैं पहले के, अब क्या चलेंगे, तो आई नहीं थिंक जब आप कंपैरिजन कहते करना हैं कि आप कहते हैं जब इंटरनल मामला, हम तो एक प्रोफेशनल डिस्कशन कर रहे हैं, आप तो इंटरनल ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं और आप मैं आपसे कह ही रहा हूं ना, फॉरेन सेक्रेटरीज मैं हैं दोनों इंडिया पाकिस्तान के। देखिए तो प्रोफेशनली स्पीकिंग हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी मिलिट्री ने, आप चले मिलिट्री को माफ कर दें, उसमें मे बी हमारी पॉलिटिकल वैक्यूम और डेफिसिट ऐसा था कि पाकिस्तान की मिलिट्री उसके अंदर इतनी बुरी तरह से इन्वॉल्व हो गई है इन द मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट अफेयर्स कि अब वो इलेक्शन भी मैनेज कर रहे हैं, वो फॉरेन पॉलिसी भी मैनेज कर रहे हैं जैसे आप कह रहे हैं, वो वाटर रिसोर्सेज भी मैनेज कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट जो है SFIC उन्होंने बना ली है, आर्मी चीफ ने, स्पेशल फैसिलिटेशन इन्वेस्टमेंट काउंसिल, वो उसको मैनेज करके सोच रहे हैं हम गल्फ कंट्री से पैसे ले आएंगे। तो मिलिट्री, हमारी मिलिट्री तो रही नहीं ना, आप उसको मिलिट्री मशीन देख रहे हैं, हमारी मिलिट्री पूरी स्टेट अपरेटस बन गई है। तो ये उसके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है, ओवर स्ट्रेच हो गया मतलब हम हमारे इसमें यहाँ। भी इसका मैं जवाब देता हूँ। देखिए, इसका बहुत सीधा सा जवाब है, व्हेन आई से मिलिट्री प्रोफेशनली, वो एक अलग हिस्सा होता है। जैसे आर्मी के अंदर आपके कोर कमांडर, अब आपके सारे कोर कमांडर थोड़ा ना इसमें डले हुए हैं, वो नहीं प्रोफेशनल भी काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं अपना। अच्छा, अब GHQ क्या कर रहा है? अब GHQ जो उसके पास पावर्स हैं, आप किसी को पावर दे दीजिए एक बार, सिक्योरिटी पॉलिसी की दे दी आपने, फॉरेन पॉलिसी की दे दी, और कहेंगे साहब मैं वापस ले लेता हूं, वो तभी पॉसिबल है अगर पूरा मुल्क जो है चाहेगा कि ऐसा हो। अब वो नहीं हो पा रहा है आपके यहाँ। अब नवाज शरीफ सरकार क्या देगी मुझे खुद नहीं मालूम है, स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी। आई जस्ट विश दैट पाकिस्तान गेट्स इट। हमारी सारी गुफ्तगू इस बात से शुरू हुई थी कि चाइनीज जो है, मेरे हिसाब से दे आर गेटिंग डिसअपॉइंटेड बाय सीपेक। मैं यहां से बात हमारी शुरू हुई थी। लेकिन आप एक्सप्लेन कि नहीं कर सके कि वो डिसअपॉइंट क्यों हुए। हमारा तो ये ख्याल है कि दे हैव बीन बेट्रेड। आप कह रहे हैं स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। Betray is not the word. Betray is the wrong word. What I'm saying is that the cooperation that they were perhaps looking for in the infrastructure development, वो नहीं हो पाया है. And that has not happened because of the political instability in Pakistan. This is what I'm saying. जहां तक स्ट्रेटेजिक इश्यूज है, जहां तक मिलिट्री इश्यूज है, बहुत टाइट एम्ब्रेस है, आप कम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इतनी बड़ी आपकी आवाम है, उसको आपके देखिए इस समय इकोनॉमी की क्या हालत है। अब इकोनॉमी कौन ठीक करेगा? ऑब्वियसली आर्मी नहीं कर सकती है, बट एक प्रेसिडेंट बन गया है कि आर्मी करेगी। नहीं, उनका ख्याल है वो कर सकते हैं, वो नहीं कर सकती है, तो कोई आप फौज कह रहे नहीं हैं कर ना, सकती। ये आप कह रहे हैं वो दे आर नॉट गोइंग टू लाइक इट, दे आर नॉट गोइंग टू कॉल यू नेक्स्ट टाइम टू द नेशनल सिक्योरिटी। देखिए आई एम अ वेल विशर ऑफ पाकिस्तान, राइट, क्योंकि मेरी फंडामेंटल सोच ये है कि इट इज नॉट दैट माय पेरेंट्स केम फ्रॉम पाकिस्तान, अच्छा, माय फादर वाज इन लाहौर, माय मदर केम फ्रॉम गुजरांवाला। नो, इट इज नॉट दैट। इट इज दैट आई जेन्युइनली बिलीव अगर हम दो मुल्क के साथ काम करेंगे तो पूरे रीजन की तरक्की होगी। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और, ये हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, बड़ी लंबी, आई एम श्योर होपफुली इसको, मोदी सरकार की जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है
मतलब आपने राष्ट्रीय की बात की, यू नॉट द ओनली वन, विद द ग्रेस ऑफ गॉड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ इंडियन इंटेलेक्चुअल्स इन इंटेलिजेंसिया हु आर वेरी वरीड ऑन द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ पॉलिटिकल चेंज इन इंडिया। ये जो पॉलिटिकल चेंज की डायरेक्शन है, जिसमें मुसलमान दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है, पूरी हिस्ट्री को उन्होंने रिविजिट कर दिया, ये किस डायरेक्शन में जाएगी विज़ अविज़ पाकिस्तान इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट 5 years to 10 years? देखिए, ऐसा है कि अभी देयर इज अ आइडियोलॉजिकल इशू गोइंग ऑन इन इंडिया। ये जो 2024 का भी जो इलेक्शन है, दिस इज नॉट एनी अदर इलेक्शन, अच्छा, इट इज अ इलेक्शन बिटवीन टू आइडियोलॉजीज। जैसे हमारे जो लीडर हैं, मतलब कांग्रेस के लीडर हैं राहुल गांधी, ही कीप्स ऑन सेइंग दैट इट्स अ आइडियोलॉजिकल बैटल बिकॉज इट इज अ बैटल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। agree. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है कि सिक्युलर हमें रहना है, हमारी स्ट्रेंथ जो है वो डाइवर्सिटी में है। बट द मोदी गवर्नमेंट इज अ राइट विंग आइडियोलॉजी, उनकी एक अलग आइडियोलॉजी है। अब लोग किस आइडियोलॉजी को चुनेंगे वही प्रिवेल करेगी। लेकिन लग अगर तो यही वही रहा है कि मोदी सरकार, मोदी जीत जाएंगे इलेक्शन। मैं तो ये परेशानी है कि अगर मोदी इस तरह से इलेक्शन जीतते रहेंगे तो अब देखिए इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में क्या होगा रिलेशनशिप का। देखिए, कल क्या होगा हम नहीं जानते। आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि इंडिया मेरे हिसाब से गलती कर रहा है बाय नॉट लुकिंग आफ्टर रिलेशंस विद पाकिस्तान एंड नॉट लुकिंग आफ्टर रिलेशंस विद चाइना। ये एक बहुत बड़ी खामी है, बहुत बड़ी गलती है। और ये इस सोच पे बेस्ड है कि अमेरिका हमें सपोर्ट कर रहा है। अरे भाई, अमेरिका तुम्हारी मदद चाहता है आज। अमेरिका इज नॉट अ सुपर पावर, अमेरिका इज जस्ट वन ऑफ द 3 great powers। इट इज अमेरिका, इट्स चाइना, इट्स रशिया। तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आपकी फॉरेन पॉलिसी। बट प्रवीण, ये कैसे? रशिया की तो टोटल 1.7 ट्रिलियन डॉलर की उनकी इकोनॉमी है, अमेरिकन इकोनॉमी 24 ट्रिलियन डॉलर्स की है, इंडियन इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर्स की है, चाइनीज इकोनॉमी 18 ट्रिलियन डॉलर्स की है। रशिया कहाँ से ग्रेट पावर में आ गया? बताता हूँ। रशिया जो है, आप ये जीडीपी के फिगर्स पे मत जाइए, ये सब बकवासबाजी होती है, ये गलती है, ये दिस इज ऑल अ धोखा। अच्छा, असलियत क्या है? टुडे इट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन यूरोप। रशिया इकोनॉमी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। और जो पावर हाउस था यूरोप का, वो उसमें है, प्रॉब्लम में है, जर्मनी। इट इज इन डीप ट्रबल नाउ। सी रशिया, रशिया इज मिलिटरली अ सुपर पावर। एग्री, स्ट्रांग है बहुत। रशिया का जो लैंड मास है, इट स्ट्रैडल्स 11 टाइम जोन्स। रशिया जो है वो एक एनर्जी का हब है, वो एक नेचुरल रिसोर्सेज का हब है। अभी तो जो उसका फार ईस्ट है वो तो पूरा एक्सप्लॉइट ही नहीं हुआ है, विच इज व्हाट प्रेसिडेंट पुतिन वांट्स टू डू इन हिज टर्म एज द ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ द ब्रिक्स। वो नॉर्दर्न सी रूट खोला जाएगा, विच विल कनेक्ट एशिया विद यूरोप, शॉर्टेस्ट रूट से। कहने का मतलब ये है, ये गलत असम्पशन थी अमेरिकन की कि यू कैन पुश रशिया। नो, यू कांट। आज देखिए यूक्रेन में क्या हो गया है। यूक्रेन इज ओवर, और यूक्रेन के साथ साथ नेटो इज ओवर, मार्क माय वर्ड। नेटो इज ओवर। यस, नेटो का इट विल बी द एंड ऑफ नेटो। देखिए, I believe in what President Putin is saying because there is no evidence to the contrary. When he says that they have no ambitions to go eastwards, they have no ambitions. वो नहीं करेंगे। अब आपने वो उसको फिनलैंड को भी ले आए हैं, स्वीडन को भी ले आए हैं, क्या मतलब हुआ? मैं जानता हूं कि सेंट पीटर्सबर्ग से सीधा लोग जाते थे फिनलैंड फॉर हॉलिडे, वो सब बंद हो गया, वो नेटो मेंबर बन गया। और नेटो क्या है? व्हाट इज नेटो? नेटो इज अमेरिकन पावर। और क्या है नेटो के अंदर? आप देख लीजिए, आज की डेट में वो तो आर्टिलरी शेल्स नहीं बना पाते हैं, एमुनिशन नहीं बना पाते हैं, ड्रोन नहीं बना पाते हैं जितनी रशिया बना रहा है। देयर इज अ डेफिशिएंसी। तो फिर यही तो ग्रेट पावर होती है। व्हाट इज अ ग्रेट पावर? ग्रेट पावर इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। दे आर एबल टू सस्टेन द वॉर फॉर 2 years, जो आप नहीं कर पाए हैं। व्हेन आई से आप, आई मीन द वेस्ट has not been able to do। हाथ खड़े कर दिए। I'm watching, I'm reading this, ये stuff ऐसा ही है। जॉन मार्शहाइमर भी यही कह रहे हैं, exactly जो आप कह रहे हैं। जॉन मार्शहाइमर is exactly saying the same things, Professor Praveen, it's a pleasure talking with you। हमारी डिस्कशन बड़ी लंबी हो गई, हमने तो प्लान किया था 30-40 मिनट्स का, बट ये पूरी दुनिया पे फैल गई। बट थैंक यू सो मच एंड आई कंटिन्यू टू बी इन टच विद यू। फिर दोबारा भी करेंगे डिस्कशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।